नया उत्तर प्रदेश आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और प्रेरणा से आज जिस गति के साथ आगे बढ़ा है वह आम जनमानस के मन में प्रदेश में एक नया विश्वास करता है और ये विश्वास की परिणति है कि भारतीय जनता पार्टी 5 वर्ष तक सफलतापूर्वक प्रदेश में शासन करने के बाद फिर से 2/3 से अधिक बहुमत के साथ फिर से सरकार बनाने में प्रदेश के अंदर और इस दौरान 3 वर्ष जो प्रदेश के अंदर हुआ है वह भी सफल देखने को मिला होगा। याद करें 2015-16 का प्रदेश का जो बजट था वह मात्र 3,02,000 करोड़ 3,20,000 करोड़ रुपए का था। 2016-17 का प्रदेश का जो बजट था वह 3,40,000 करोड़ रुपए का था। तो अब 6 वर्ष के बाद जब हम लोग 25 करोड़ जनमानस की भावनाओं के अनुरूप बजट सदन में प्रस्तुत किए, मेरे सहयोगी वित्त मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी ने बजट प्रस्तुत किया था। 2023-24 का बजट इस उच्च सदन में मेरे सहयोगी और इस सदन के नेता श्री केशव प्रसाद मौर्य जी ने जब प्रस्तुत किया होगा, ये बजट 6 वर्ष में दोगुने से अधिक बढ़ा है, यानी 6,90,000 करोड़ से अधिक का बजट यानी 7 लाख करोड़ तक पहुंचेगा। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के विस्तार को बताता है। इन 6 वर्षों में उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करने में सफलता प्राप्त हुई है। प्रदेश के अंदर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को दोगुना करने में हमें सफलता प्राप्त हुई है और हर वर्ष के अगर हम बजट को देखेंगे निश्चित थीम के साथ वो आगे बढ़ी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में एक मंत्र दिया था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास का। वही इस सरकार की सफलता का भी और उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की जन भावनाओं को गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के प्रत्येक तबके को उसको साथ जोड़ते हुए आगे बढ़ाने की क्रमकालिक अभियान है और यही परिणाम है कि हर एक क्षेत्र में आज उत्तर प्रदेश बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के पास यहाँ के नौजवानों के सामने पहचान का संकट था, किसान बदहाल था, आत्महत्या कर रहा था, गरीब भूखमरी के शिकार था, भूख से मौतें होती थी, महिलाएं, बेटियां सुरक्षित नहीं थी, संगठित अपराध में लिप्त माफियाओं की पैदल सरकार चलती थी, पैदल सत्ता चलती थी, हर प्रकार का माफिया प्रदेश के अंदर हावी हो गया था। कहीं संगठित अपराध को संचालित करने वाला माफिया था, कहीं भू माफिया था, कहीं खनन माफिया थे, कहीं वन माफिया थे, कहीं पशु माफिया थे। हर प्रकार के माफिया प्रदेश में के अंदर पनप रहे थे। लेकिन पिछले 6 वर्ष के अंदर जिस उत्तर प्रदेश के नौजवान के सामने पहचान का संकट खड़ा हुआ, और नौजवान के सामने 17 के पहले जिन लोगों ने पहचान का संकट खड़ा किया था, आज उत्तर प्रदेश का नौजवान देश और दुनिया में जहां कहीं जाता है सम्मान की निगाहों से देखा जाता है। बहुत गर्व के साथ उत्तर प्रदेश का नौजवान कह सकता है कि मैं भारत के हृदय स्थल उत्तर प्रदेश से हूं, मेरी शिक्षा दीक्षा उत्तर प्रदेश में हुई है। उत्तर प्रदेश की टीम ने
प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से परिवर्तन करके दिखाया है। और परिवर्तन आज सर्वत्र, हर पक्ष में, हर स्तर पर, हर गांव में, हर मोहल्ले में, हर कस्बे में, हर जनपद में वो देखने को मिल रहा है। और उसकी एक झलक अभी पिछले दिनों प्रदेश के अंदर विगत माह हुए कुछ कार्यक्रमों के माध्यम से भी देखने को मिला। महोदय 10, 11, 12 फरवरी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का पहले उत्तर प्रदेश के लिए इन्वेस्टर समिट होते थे कहां? उत्तर प्रदेश के बाहर, दिल्ली या मुंबई में, लखनऊ में नहीं होते थे। इन्वेस्टर समिट यूपी के लिए, लेकिन उसका वेन्यू होता था, उसका स्थल होता था यूपी के बाहर। पूछा जाता था कि आप यूपी में क्यों नहीं कर रहे हैं? वो कहते था यूपी में कौन आएगा। तो जब यूपी में कोई इन्वेस्टर आना नहीं चाह रहा है, आ नहीं रहा है, आपके इन्वेस्टर समिट में नहीं आ रहा है, तो क्या निवेश करने के लिए आएगा? यानी केवल कोरे सत्यवाद दिखाने के कितने प्रयास किए। लेकिन हमने फरवरी 18 में भी ग्लोबल, उस समय उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ था। महामहिम राष्ट्रपति जी भी आए समापन में। और 2022 में फिर से हम लोगों ने उत्तर प्रदेश का ग्लोबल इन्वेस्टर समिट किया। कितना परिवर्तन! 2018 में जिस प्रदेश में 4,68,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव आते हैं, आज उसी प्रदेश में 35 लाख करोड़ रुपए से और 35 लाख करोड़ रुपए के प्रस्ताव, 35 लाख करोड़ रुपए के प्रस्ताव केवल अब एनसीआर तक सीमित नहीं है। पूर्वी उत्तर प्रदेश भी लगभग 10 लाख करोड़ रुपए के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। बुंदेलखंड में 4,29,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव बुंदेलखंड के लिए प्राप्त हुए हैं। मध्य यूपी के लिए हुए हैं। लेकिन इसके लिए भूमिका तैयार करनी पड़ी, इसके लिए एक अभियान चलाना पड़ा। 6 वर्ष तक लगातार टीम यूपी मेहनत करती रही, कार्य करते रही, दिन रात एक करके अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए जब उसने परिणाम, जब आप कार्य किया, परिणाम पसीना बहाया, परिणाम हमारे सामने, परसेप्शन बदला हर एक सेक्टर में। आज प्रदेश के पास बेहतर लॉ ऑर्डर की स्थिति है। आज उत्तर प्रदेश के पास बेहतर कनेक्टिविटी है। 4 लेन की कनेक्टिविटी हमारे पास, इंटर स्टेट कनेक्टिविटी हमारे पास है, एक्सप्रेस हाईवेज हमारे पास है, रेल का बेहतर नेटवर्क हमारे पास है, एयर नेटवर्क हमारे पास है। उत्तर प्रदेश के मैन पावर की केवल स्केल ही नहीं बल्कि उसकी स्किल को बढ़ाने के लिए भी यहां कार्य हुआ। ये भी आज उत्तर प्रदेश के पास है। हमने सेक्टोरियल पॉलिसी बनाई, उस पर अध्ययन किया हर एक विभाग में, और हर एक विभाग में उस पर अध्ययन करते हुए जो कार्यक्रम आगे बढ़ाए, आज परिणाम सामने है कि अलग अलग सेक्टर में किस किस में निवेश हो सकता है, उसकी मैपिंग की गई और उस सेक्टर के लिए फिर उस प्रकार की पॉलिसी बनाई गई। एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स बनाकर के लैंड बैंक तैयार किया है। 64,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि उत्तर प्रदेश के अंदर लैंड बैंक के रूप में भूमाफियाओं के कब्जे से मुक्त करा करके, सत्ता के संकल्प में कब्जा करते थे, उनसे मुक्त करा करके प्रदेश का एक भारी भरकम लैंड बैंक बना और परिणाम हमारे सामने। जब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए किया, हमने कार्रवाई की, अंतर देख सकते हैं। इस बार जहां कहीं भी हमारे वरिष्ठ मंत्रीगण, दोनों डिप्टी सीएम और मेरे सभी वरिष्ठ सहयोगी दुनिया के अंदर जिस भी देश में गए, 16 देशों की यात्रा की उन्होंने 21 सिटी कवर किए थे, और जिस भी देश में गए हर एक जगह बड़े सम्मान के साथ उनका स्वागत हुआ और उन्हें लोगों ने देखते सम्मान की दृष्टि से उन्हें हर प्रकार की मदद की। भारी भरकम निवेश के प्रस्ताव हमारी टीम दुनिया की उन 16 देशों से लेके आई। पहली बार है यूपी की टीम देश से बाहर है। और यही नहीं, देश के अंदर भी 8 स्थानों पर हमारे मंत्री समूह अलग अलग स्थानों पर जाकर के निवेश के लिए रोड शोज किए और हमारे सभी जनप्रतिनिधि, माननीय
सांसद, माननीय विधायक, विधान परिषद के माननीय सदस्य, इन्होंने भी हर जिले में रोड शो का आयोजन किया और परिणाम है कि उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों में आज निवेश होने जा रहा है। आज उत्तर प्रदेश का कोई जिला ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे पास निवेश की कोई प्रस्ताव नहीं है। उत्तर प्रदेश के ये सबसे बड़ी सफलता है इस इन्वेस्टर समिट का, कि जहां पे 75 जनपद कवर हो रहे हैं। प्रदेश का जो 17 के पहले सबसे पिछड़ा क्षेत्र माना जाता था पूर्वी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड, वहां पे भी भारी भरकम निवेश हो रहा है और पश्चिम में तो होना ही होना है। इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार किया गया, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हुआ, इस पर हम चर्चा करेंगे। और इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते हुए G20 के भी 2 समिट यहां पर हुए। महोदय, G20 दुनिया के 20 बड़े देशों का सम्मेलन, ये 20 वे बड़े प्रतिष्ठित देश जिनका दुनिया के 65% से अधिक आबादी जहां निवास कर रही है, 75% से अधिक ट्रेड पर जिनका अधिकार है, 85% से अधिक जीडीपी पर जिन देशों का अधिकार है और 90% से अधिक इनोवेशन और रिसर्च पर जिन देशों का अधिकार है, वे G20 का समूह है। आजादी के अमृत काल के प्रथम वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत G20 के देशों का अध्यक्षता कर रहा है और उसमें से 2 एक आगरा में संपन्न हुई जो महिला सशक्तिकरण का है 10, 11, 12 फरवरी को, और दूसरा 13, 14, 15 फरवरी को प्रदेश की राजधानी लखनऊ में संपन्न हुआ। इसमें 20 उन बड़े देशों के प्रतिनिधि तो आए ही थे, उनके अलावा भारत के 9 मित्र देशों के आमंत्रित सदस्य भी भाग लिए और 7 अन्य देशों के संगठनों ने भी भागीदारी की। आओ भगत से, आतिथ्य सेवा से वे अभिभूत थे और थीम भी G20 का वसुधैव कुटुंबकम का है। वसुधैव कुटुंबकम, हमने कभी नहीं बोला कि अपना है ये पराया है। हमारे यहां तो हमेशा इस बात को कहा गया है, भयम निज परोवेति गणना लवचेत साम उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम का भाव भारत की इसी परंपरा, ये सबसे बड़ी बात रही है। सदैव इस बात को महत्व दिया। और जहां वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं तो हमारे विपक्ष में बैठे हुए लोग, मैंने कल भी कहा था कि हर समस्या के समाधान के 2 रास्ते होते हैं, या तो उसमें भाग लो या भाग लो। और समस्या का समाधान नहीं किया तो एक भाग नहीं, समाधान करने वाली टीम है तो यहां भाग नहीं रही है। जब हम यहाँ पे वसुधैव कुटुंबकम की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया का भारत पे संदेश पहुंच रहा है, तब वो जाति की बात कर रहे हैं। जब हम ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की बात कर रहे थे तब वह जाति की बात कर रहे थे। जब हम G20 की समिट की बात कर रहे थे तब वह जाति की बात कर रहे थे। जब हम बजट की चर्चा की बात कर रहे थे और उनके सुझाव मांग रहे थे तब वह जाति की बात कर रहे थे। ये सब जानते हुए कि इसी कारण से उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने, इन्हीं कारणों से उत्तर प्रदेश के सामने पहचान का संकट पड़ा हुआ। पहचान का संकट, उत्तर प्रदेश का नौजवान कहीं जाता था पहचान का संकट, लोग बताते ही नहीं थे, नौजवान बताता भी नहीं था। और इस संबंध में बहुत अच्छी बात कही है। एक बड़े विद्वान ने कहा कि समस्या का समाधान इस पर निर्भर करता है कि आपका सलाहकार कौन है। दुर्योधन का सलाहकार शकुनी था और अर्जुन का कृष्ण था। परिणाम सब
सत्यानाश होना ही होना है। और यह दृश्य अगर विपक्ष समझ पाएगा तो संभवतः कुछ सद्बुद्धि आए। महोदय, अलग अलग सेक्टर के जो कार्यक्रम हुए हैं या प्रदेश के अंदर, उन उपलब्धियों के माध्यम से देखी जा सकती है। अमृतकाल का प्रथम बजट देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य में तब आया है जब इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना का सामना करते हुए आज उत्तर प्रदेश कोरोना जैसी महामारी से पूरी तरह मुक्त है। सारे पर्व और त्योहार हर्षोल्लास उमंग के साथ मनाए जा रहे हैं। अर्थव्यवस्था फिर से प्रदेश के अंदर उछाल मारने के लिए उतावली दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश विकास की एक सही पटरी में आगे बढ़ा है। एक तरफ कोविड महामारी थी, दूसरी तरफ रूस और यूक्रेन का युद्ध भी था। पूरा यूरोप आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा है। 1947 में भारत का ही हिस्सा जो पाकिस्तान था, आज उस पाकिस्तान में रोटी के नारे पड़ रहे हैं। लेकिन भारत प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज वैश्विक नेतृत्व की जिस क्षमता का प्रदर्शन कर रहा है, पूरी दुनिया उसके प्रति अभिभूत है। हर भारतवासी को उस पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। और उत्तर प्रदेश अपनी इस भूमिका में भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने में कैसे योगदान दे सकता है, यह बजट उसी का प्रतिनिधित्व करता है। तो सदन में जो बजट आया था, इसकी थीम ये हम लोग $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगी। अगर प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत की इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का एक संकल्प लिया है, उसके अनुरूप कार्य योजना बना करके भारत को आगे बढ़ाने का कार्य प्रारंभ किया है, तो हमारा भी दायित्व बनता है कि अपनी आबादी के हिसाब से हम भी कंट्रीब्यूशन कर सकें। जितनी उत्तर प्रदेश की आबादी है, उतनी आबादी के हिसाब से हम भी अपना कंट्रीब्यूशन कर सकें। और आबादी के हिसाब से कंट्रीब्यूशन करने के लिए एक सर्वसमावेशी समग्र विकास की सोच रखने वाला आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की नींव को और मजबूत करने वाला यह 2023-24 का बजट उत्तर प्रदेश की जनता को समर्पित किया गया है। और इस बजट को प्रस्तुत यहां पर आज जब इसका जवाब दे रहा हूं, तो मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रदेश के अलग अलग जो बजट प्रस्तुत किए गए थे, उन सबकी अलग अलग थीम थी। पहला बजट अन्नदाता किसानों के लिए हम लोगों ने समर्पित किया था। 36,000 करोड़ रुपए की लागत से 86 लाख अन्नदाता किसानों की कर्ज माफी के कार्यक्रम के साथ साथ तमाम अन्य योजनाएं अन्नदाता किसानों से जुड़ी हुई, उन्हें आगे बढ़ाने का कार्य किया। प्रोक्यूरमेंट के परिणाम क्या है? बहुत सारे लोगों ने प्रश्न किया होगा कि क्या किसानों की आमदनी दुगनी हुई? आते हैं उसके लिए। सिंचाई के लिए क्या किया, इस पे भी हम बता देंगे। दूसरा बजट था औद्योगिक निवेश और अवस्थापना ढांचागत व्यवस्था की, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जो कार्य प्रदेश के अंदर हुआ। तीसरा था मिशन शक्ति, महिला सशक्तिकरण के लिए जो कार्य हुआ। चौथा था युवाओं के विकास के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जो नई कार्य योजनाएं प्रदेश के अंदर तैयार हुई। 21-22 का बजट उत्तर प्रदेश के विभिन्न वर्गों के स्वावलंबन से जुड़ा हुआ था। 22-23 का अंत्योदय से आत्मनिर्भरता की संकल्पना को आगे बढ़ाने वाला बजट था। और 23-24 का हमारा बजट करीब सर्वसमावेशी समग्र विकास की सोच के साथ एक आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की आधारशिला को मजबूती प्रदान करने वाले बजट यहां पर प्रस्तुत किया गया। महोदय, बजट के अलग अलग अगर आप देखेंगे तो बजट $1 ट्रिलियन की दिशा में उत्तर प्रदेश को कैसे आगे बढ़ाएगा, यह हम देख सकते हैं। पिछले कुछ समय से जो कार्य हुए, एक हमने जो कहा सो करके दिखाया है। 2022 के विधानसभा चुनाव के पहले हमारी पार्टी ने 130 संकल्प प्रदेश की जनता के सामने किए। यह बजट
110 संकल्पों को पूरा करता है और उसके लिए 64,000 करोड़ रुपए से की राशि बजट में उसका प्रावधान किया गया है। प्रदेश में हम लोगों ने इस दौरान अगर देखेंगे कि 16-17 में प्रदेश का कुल जो रेवेन्यू था वह कुल प्राप्त होता था 86,000 करोड़। इस वित्तीय वर्ष में यानी मार्च 31 तक जो आज आने जा रहा है प्रदेश के पास वह 2,20,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि प्रदेश के राजस्व में आने जा रही है। महोदय, इससे पहले क्या होता था? मैंने कल भी कहा, प्रदेश में पहले सेल टैक्स और वैट था। इससे प्रदेश को कुल राशि मिलती थी 49,000 करोड़ से लेकर के 51,000 करोड़। आज ये राशि बढ़कर के होने जा रही है 1,24,000 करोड़ से 1,25,000 करोड़ इस वित्तीय वर्ष में बढ़कर के जाने वाली है। यानी इतना बढ़ा है उत्तर प्रदेश को, इसका इतना लाभ होने जा रहा है। और स्टेट एक्साइज में कुल 12,000 करोड़ उत्तर प्रदेश को मिलते थे 2017 तक, मार्च 17 तक। आज ये राशि बढ़कर के जाने जा रही, 12,000 करोड़ बढ़कर के जाने जा रहा, 45,000 करोड़ के राज्य को इससे प्राप्त होने वाले। ये पैसा कहां जाता था? चोरी होता था। यही पैसा जब जाता था तो लोग इंग्लैंड में होटल बनाते थे। यही पैसा जब जाता था तो ऑस्ट्रेलिया में टापू खरीदे जाते थे। पैसा राज्य का जो प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च होना चाहिए था, प्रदेश के गरीब कल्याण के लिए खर्च होना चाहिए था, प्रदेश के वृद्धजनों के लिए योजना बनाने के लिए, नौजवानों के लिए योजना बनाने के लिए खर्च होना चाहिए था, उनके नहीं खर्च हुआ। ये पैसा कहां चला गया यह तो आप देख सकते हो। ये तब हुआ है, ये तब हम कर रहे हैं जब डीजल पेट्रोल पर कोई अतिरिक्त टैक्स लगाने की बजाय हमने टैक्स को कम किया। उत्तर प्रदेश के अंदर वैट कम किया। महंगाई उत्तर प्रदेश के अंदर डीजल पेट्रोल सबसे कम है, अगल बगल के किसी भी राज्य के अंदर आप देखेंगे सबसे कम है। यह उत्तर प्रदेश ने इस दिशा में जो प्रयास प्रारंभ किया है वह इसकी एक झलक भी प्रस्तुत करता है। महोदय, तो प्रदेश के अंदर आज हमें इस बात पर गौरव की अनुभूति होती है कि कोविड-19 और रूस यूक्रेन युद्ध के बावजूद उत्तर प्रदेश आज रेवेन्यू सरप्लस स्टेट है। उत्तर प्रदेश 2016-17 में 20% से अधिक जो राशि थी वह ऋणों के माध्यम से वित्त पोषण होती थी। बजट कुल बजट होता था 20% से अधिक, केवल बजट से केवल हम ऋण के माध्यम से देते थे। और 23-24 में जब बजट प्रस्तुत किया गया है यह घट करके अब मात्र 16% हम ऋण लेकर के करेंगे। शेष अपने स्वयं के ओन सोर्स से बजट का पूरा पैसा हम लोग उपलब्ध करवाएंगे। पहले बजट का 8% जो भाग होता था वह ऋण के ब्याज चुकता करने में होता था। आज ये घट करके मात्र 6% तक आने जा रहा है। यह उत्तर प्रदेश की नई प्रोग्रेस को दिखाता है कि उत्तर प्रदेश एक सही दिशा में आगे बढ़ चुका है। महोदय, इससे पहले प्रदेश के अंदर जो बैंकों की स्थिति थी, हम उस पर आएंगे, उस पर विस्तार से चर्चा करूंगा। लेकिन $1 ट्रिलियन के बारे में चर्चा करते समय हमारे बहुत सारे मित्र ऐसे हैं जो कहते हैं कि साहब क्या ये संभव हो पाएगा? हम कहते हैं कौन सा काम है जो संभव नहीं हो सकता है? एक नियति चाहिए। नेक नियति के साथ आप काम करेंगे क्यों नहीं संभव हो पाएगा? ये संभव होगा। पिछले 6 वर्ष के अंदर की यात्रा क्या आपको संभव नहीं दिखती है क्या? हमने संभव बनाया है। और $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के लिए प्रदेश में टीम यूपी ने 10 सेक्टर चिन्हित किए हैं जिन पर लगातार कार्य हो रहा है। इनमें पहली सुरक्षा, पहला है शिक्षा का सेक्टर, बेसिक, माध्यमिक, उच्च, वोकेशनल और टेक्निकल एजुकेशन, ये सब एक साथ मिलकर के इस दिशा में समग्र शिक्षा। और सौभाग्य से राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने के बाद आज आपने देखा होगा इसके बारे में एक बात सामने आई है कि उत्तर प्रदेश यानी देश विश्व गुरु के रूप में शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ेगा। इसमें कोई दो राय
शिक्षा के लिए अनेक कार्यक्रम बनाए गए हैं। 2017 के पहले अगर मैं उस पेपर की क्लिप्स दिखाऊं तो हर व्यक्ति इस चीज को लेकर के आश्चर्यचकित होगा कि कैसे उत्तर प्रदेश से होता था। उत्तर प्रदेश उससे पहले कहां पहुंचा था, कहां लेकर चले गए थे उत्तर प्रदेश को। उत्तर प्रदेश के अंदर 17 के पहले क्या स्थिति पहुंचा दी थी उत्तर प्रदेश के अंदर। 17 के पहले सूबे में 5वीं के 56% बच्चे हिंदी तक नहीं पढ़ पाते। ये उत्तर प्रदेश की स्थिति थी 17 के पहले। यूपी में प्राथमिक विद्यालयों की बहाली की पोल की रिपोर्ट ये 20 अगस्त 2015 की है। 26,379 स्कूल चल रहे हैं एक कमरे में, सिंगल कमरे में। ये उत्तर प्रदेश की स्थिति थी। और यूपीएससी की हर परीक्षा पर सवाल अनिल यादव के अध्यक्ष बनने के बाद विवादों में आई तेजी। ये उत्तर प्रदेश के अखबारों की सुर्खियां हुआ करती थी। यह उत्तर प्रदेश 2017 के पहले का है। और आज मैं धन्यवाद दूंगा आप सभी माननीय सदस्यों को कि आपने ऑपरेशन कायाकल्प में एक विद्यालय को गोद लेकर के उसके रिनोवेशन की कार्रवाई की। और आज उत्तर प्रदेश में 1,30,000 स्कूलों को हम लोगों ने रिनोवेशन करके फ्लोरिंग को ठीक करने का काम किया, बच्चों को फर्नीचर दिया। हमारी सरकार पिछले 6 वर्ष से लगातार बेसिक शिक्षा परिषद में जो पहले 1,34,00,000 बच्चे पढ़ते थे, आज 1,34,00,000 बच्चे से बढ़कर के 1,91,00,000 बच्चे आज उत्तर प्रदेश की बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में पढ़ रहे हैं। उन बच्चों को यूनिफॉर्म फ्री, 2 यूनिफॉर्म फ्री, बैग फ्री, बुक्स फ्री, जूता मोजा फ्री, स्वेटर फ्री, मिड डे मील की क्वालिटी सुधारी गई है। 1,91,00,000 बच्चे उत्तर प्रदेश के बच्चे हैं। किसी जाति, किसी मत और मजहब के साथ मत जोड़ो इन बच्चों को। जब इन बच्चों की हक को हड़प करके दुनिया में अपने संसाधन बढ़ाने का काम करते थे, तब क्या जाति नजर नहीं आती थी? क्या तब इन्हें जाति नजर नहीं आती थी? बच्चियां ज्यादातर ऐसी थी जो बेटियां हैं वे नंगे पैर स्कूल जाती थी। आज मैं कह सकता हूं उत्तर प्रदेश में 1,200 रुपए हर बच्चे के अकाउंट में जा रहा है डीबीटी के माध्यम से। अभिभावक को इस बात के लिए तैयार किया जा रहा है कि भाई उन बच्चों के लिए जूता मोजा समय पर खरीद करके स्कूल भेजो। इस संख्या बढ़ी है। ऑपरेशन कायाकल्प के बाद ये सुविधा आज डिजिटल लाइब्रेरी के लिए बजट में पैसा दिया गया। हर गांव और हर वार्ड में डिजिटल लाइब्रेरी का निर्माण होगा। बजट में इसका प्रावधान किया गया है। पीएम श्री योजना के अंतर्गत उन बच्चों के लिए बेहतर विद्यालय बनेंगे। बहुत अच्छे विद्यालय बनने जा रहे हैं। अभी तो 18 अटल आवासीय विद्यालय हम बनाने जा रहे हैं। इसी सत्र में प्रारंभ करने जा रहे हैं। रजिस्टर्ड श्रमिकों के बच्चे, कोविड के दौरान जो बच्चे अनाथ हुए हैं, उन बच्चों को, अन्य अनाथ बच्चों को स्कूलों में वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ हम लोग उत्तम शिक्षा देने जा रहे हैं। और इस सरकार पूरा खर्चा उन बच्चों को देगी। लॉजिंग फूडिंग की सारी सुविधा उन बच्चों के लिए हमने तो किसी की जाति नहीं देखी, किसी का मजहब नहीं देखा। हमारी आने वाली पीढ़ी है, उसके भविष्य को अच्छा बनाना हमारा दायित्व है। अपनी जिम्मेदारी से हम भाग नहीं सकते हैं और हमारी सरकार इसको कर रही है। इसको हर विकासखंड स्तर पर, हर न्याय पंचायत स्तर पर आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है। माध्यमिक स्तर पर माध्यमिक शिक्षा के गवर्नमेंट विद्यालयों के साथ साथ शासकीय सहायता प्राप्त निजी प्रबंधन के विद्यालयों को भी उनके रिनोवेशन के लिए, नई बिल्डिंग के लिए हम पैसा देना चाहते हैं और इसके लिए धनराशि की व्यवस्था बजट में की गई है। और यही नहीं, उनके संस्कार होंगे तो अपनी विरासत को पोसेंगे। पोस नहीं रहे हैं। भगवान राम का
बड़ी दक्षता लोगों ने। और मध्यकाल के महान संत तुलसीदास जी को इस प्रकार की टिप्पणी की गई। तुलसीदास जी की विरासत को देश और दुनिया आकर्षित होती है और तुलसीदास जी के साथ जुड़ाई है। बेचारे जब रामचरितमानस लिखना प्रारंभ किया था, पोथी चोरी हो जाती थी, लेकिन समस्या देने वाला की हस्ती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, जब ईश्वर की कृपा होती है ना, कुछ नहीं कर सकता कोई। महाकाव्य दे दिया रामचरितमानस के माध्यम से। रामचरितमानस मध्यकाल में भारत का मार्गदर्शन करने वाला, गुणानी की बेड़ियों से मुक्त करने वाला। उस कालखंड में उनको भी अकबर के दरबार में बुलाया गया था, उन्होंने जाने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा कि भाई मेरा तो एक ही राजा है, वो राम है, राम के सिवाय किसी को मैं राजा नहीं मानता। महान संत ने कहा तुलसीदास जी को रामचरितमानस के माध्यम से उसी तरह एक शादी हुई है कल। हाँ, औरैया में हुआ है, औरैया में हुआ। मैं अभिनंदन करूंगा उनको जिन्होंने रामचरितमानस के गायन के माध्यम से। हमारे यहाँ होता ही है हर एक जगह। अभी मुझे यद्यपि समय नहीं मिल पाता, लेकिन अभी मुझे पिछले सप्ताह एक शादी विवाह के कार्यक्रम में भाग, वहां पे समारोह में जाने का मैं अवसर मिला था। संतोष से उस जब मैं पहुंचा उसी समय वरमाला का कार्यक्रम चल रहा था, ठीक वही गाना बज रहा था जो रामचरितमानस में जनकपुर में उस समय का दृश्य होता है। लोगों के मन में भाव पैदा हुआ है, ये कौन लोग हैं जो विरासत को अपमानित कर रहे हैं? ये कौन लोग हैं? और इन लोगों को पहचानने की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश में जिन लोगों ने राम को कोसा था, जनता ने उनको कहां पहुंचा दिया ये भी सब लोग जानते हैं। और जो लोग कहते थे परिंदा भी पर नहीं मार सकता, अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बनाया। जनवरी 2014 में जब रामलाल ने मंदिर में फिर से विराजमान होंगे, पूरा भारत की पूरी दुनिया गौरवान्वित होगी, विरासत का सम्मान करेगी। राम की विरासत हम सबको गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। और हमने तय किया है संस्कृत विद्यालयों के रिनोवेशन के लिए 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था भी की है। और संस्कृत के बच्चों के लिए स्कॉलरशिप की व्यवस्था सरकार ने स्कॉलरशिप की व्यवस्था भी की। रोहित कल्याण बोर्ड का निर्माण गठन तो हम कर ही रहे हैं, सारी उसकी कार्य योजना चल रही है। अच्छा होता विरोधी दल के नेतागण यहाँ पर इस मुद्दे पे चर्चा करते हैं, लेकिन वे भाग गए। हमने पैसे की व्यवस्था की और पैसे की व्यवस्था के माध्यम से करें। उच्च शिक्षा के लिए पिछली बार 3 विश्वविद्यालय बनाए गए, सहारनपुर, अलीगढ़ और आजमगढ़। इस बार 3 नए विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा में उपलब्ध कराए गए, जो 3 असेवित कमिश्नरी थी। मां विंध्यवासिनी का धाम मिर्जापुर, मां पाटेश्वरी का धाम बेलपाटन मंडल और मुरादाबाद। इन तीनों कमिश्नरी में हम एक नया विश्वविद्यालय देने जा रहे हैं। बजट का प्रावधान इस बजट में कर दिया गया है। फार्मा के क्षेत्र में विश्वविद्यालय के समकक्ष एक नया इंस्टीट्यूट हम गठित करेंगे, जो प्रदेश के अंदर फार्मा सेक्टर की उन उपलब्धियों को लेकर के जाएगा जो यहाँ पे फार्मा सेक्टर में ढेर सारी संभावनाओं का, क्योंकि सबसे बड़ा श्रम बाजार अगर यूपी है, यूपी सबसे बड़ा बाजार है, तो यूपी फार्मा का भी सबसे बड़ा हब बनेगा। और इसके लिए फार्मा पार्क के साथ साथ इन कार्यक्रमों को भी हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। वोकेशनल एजुकेशन में प्रधानमंत्री कौशल विकास के साथ साथ अभी टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के साथ एक एमओयू वोकेशनल एजुकेशन ने किया है। टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ में 5000 करोड़ रुपए से अधिक का एक प्रोजेक्ट है। न्यू एज ट्रेड्स उसमें विकसित किए जाएंगे। यूपी के नौजवानों को उन ट्रेड के साथ ट्रेनिंग दी जाएगी और
की कंपनियां ही उन्हें दे देगी। 35,000 नौजवान हर साल वहां पर प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। यह काम इसी वर्ष से हम लोग आगे बढ़ाने जा रहे हैं। एमओयू पूरा हो चुका है, ये कार्य भी आगे बढ़ने जा रहा है, जिसमें 88% शेयर टाटा की कंपनियां देंगी और 12% मात्र राज्य सरकार को देना है। 10 वर्षों तक चलेगा। 10 वर्षों तक प्रदेश के अंदर इन 150 ITI के माध्यम से ही हम लोग 3.5 लाख नौजवानों को स्किल डेवलपमेंट के साथ साथ उन्हें जॉब की गारंटी केवल उसके माध्यम से दे पाएंगे और उस तरह पर शेष अन्य ITI को भी आगे विकसित करने का काम करेंगे। टेक्निकल एजुकेशन में भी न्यू एज कोर्सेज को हम लाने का प्रयास कर रहे हैं। जो टेक्नोलॉजीज का है, नए इनोवेशन के लिए हम लोगों ने अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाने की कार्रवाई की है। बहुत सारी चीजों को हम उसके साथ आगे बढ़ाने का उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ये लगातार ये कार्यक्रम हमारे जहां आगे बढ़ाने के कार्य चल रहे हैं, ये टेक्निकल एजुकेशन में चल रहा है, उच्च शिक्षा में बेहतर कार्य हुआ है। महोदय, दूसरा सेक्टर है स्वास्थ्य के सेक्टर में भी हम लोगों ने प्रदेश के अंदर अच्छी प्रगति की है। उत्तर प्रदेश ने अच्छी प्रोग्रेस इस दिशा में की है और ये प्रोग्रेस किस हद तक की प्रोग्रेस है? कोविड-19 आज लगभग समाप्त सा हो गया है और हम देख सकते हैं कि यहां पर आज कोरोना महामारी की स्थिति लगभग समाप्ति की कगार पर है। प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी सरकार ने क्या दी? जननी सुरक्षा योजना में 75 करोड़ रुपए की घोटाला की। उस समय न्यूज क्लिपिंग हुआ करती थी। एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस EMS आज प्रदेश के अंदर 500 काम कर रही है, लेकिन 2017 के पहले भारत सरकार सपोर्ट करना चाहती थी, फ्री में देना चाहती थी उत्तर प्रदेश को। समाजवादी पार्टी की सरकार ने उसे लेने से इनकार कर दिया। आप सोचिए, लाखों लोगों की जान बची है इन लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंसेस के माध्यम से। कोरोना कालखंड में ये नया जीवन दान दे रही थी, लेकिन समाजवादी पार्टी को इसकी चिंता नहीं। आयुष्मान भारत योजना का शुभारंभ समाजवादी पार्टी की सरकार ने नहीं किया। महोदय, आज 6 करोड़ से अधिक लोग उत्तर प्रदेश के अंदर आयुष्मान भारत के साथ जुड़े हुए हैं और शेष उत्तर प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के माध्यम से उन्हें कवर कर रही 10 करोड़ लोगों को हम लोग आयुष्मान भारत योजना में 5 लाख लेकिन इससे पहले सुविधा नहीं थी। राजकीय कर्मचारियों के लिए कैशलेस उपचार की सुविधा 2017 के पहले नहीं थी। आज इस सुविधा हम लोगों ने उपलब्ध कराई है। बजट में भी इसकी व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेला यानी मुख्यमंत्री आरोग्य मेला के माध्यम से 2020 में हम लोगों ने फरवरी 2020 में प्रारंभ किया था। अब तक 11 करोड़ 72 लाख 29,000 से अधिक रोगी इससे लाभान्वित हुए हैं और जिसमें से 2,770 गंभीर रोगियों को हायर सेंटर रेफर करके उनके उपचार की व्यवस्था की गई है और 11,80,000 से अधिक गोल्डन कार्ड भी आयुष्मान भारत के उपलब्ध कराए गए, गरीबों को उपलब्ध करवाए गए हैं। 250 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को टेली मेडिसिन की सेवा से जोड़ा गया है। 361 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में टेली रेडियोलॉजी सेवाएं उपलब्ध कराई गई हैं। महोदय, 2017 के पहले प्रदेश के अधिकांश जनपद में जहां कोई वेंटिलेटर नहीं था, कोई आईसीयू बेड नहीं। कोरोना में 2020 में जब इसकी समीक्षा हम कर रहे थे तब भी 36 जनपद ऐसे थे। आज उत्तर प्रदेश के सभी 75 जनपदों में यह सुविधा उपलब्ध है और संचारी रोग, इंसेफ्लाइटिस, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, कालाजार, ये सब बीमारियां असमय बच्चों को निगलती थी। 40 वर्ष में पूर्वी उत्तर प्रदेश और तराई के क्षेत्र से जुड़े हुए हमारे उन जनपदों में 50,000 से अधिक मासूम बच्चों ने जान दी है। समाजवादी पार्टी 4 बार प्रदेश के अंदर सत्ता में थी, कभी इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं लिया, कभी नहीं लिया।
फ्री दवा जो मिल रही है आज भी, वह माननीय श्री कल्याण सिंह जी जब चीफ मिनिस्टर थे 1997 में, तब मेरे प्रस्ताव पर समाजवादी पार्टी कभी गई नहीं, देखने के लिए तक नहीं गई। ये जो मरने वाले 50,000 बच्चे थे, ज्यादातर बच्चे दलित समुदाय से और अल्पसंख्यक समुदाय से, उनके प्रति संवेदना कभी उनके मन में नहीं आई, कभी नहीं आई। जाति की लोग बात करते हैं, लेकिन एक गरीब, एक वंचित, एक दलित, एक अति पिछड़ा व्यक्ति दवा के बहाव में दम तोड़ रहा था, लेकिन कभी उसका हाल देने के लिए नहीं गए, सुविधाएं उपलब्ध कराने का कोई प्रयास नहीं था। आज मैं कह सकता हूं हमारी टीम ने जो प्रयास किया, सभी विभाग मिलकर के कार्य प्रारंभ किए, महोदय परिणाम है इंसेफ्लाइटिस 96% मौत को नियंत्रित करने में उत्तर प्रदेश ने सफलता प्राप्त कर ली है। हर विभाग ने अपना अपना काम किया, आज परिणाम सामने। मलेरिया उन्मूलन की दिशा में आगे बढ़ चुकी है। डेंगू पर प्रभावी नियंत्रण है। कालाजार और चिकनगुनिया के लिए भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश को सम्मानित किया है, और उत्तर प्रदेश के कोविड प्रबंधन की चर्चा तो दुनिया ने भी माना है, WHO ने भी, नीति आयोग ने भी उत्तर प्रदेश की चर्चा की है। उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन का गठन किया, और 18 से 22 के बीच में मात्र 3 वर्ष में हम लोगों ने 4500 करोड़ रुपए की बचत भी की, और हॉस्पिटल में पहले से ज्यादा दवाइयां भी उपलब्ध करवाने का काम किया। महोदय, मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत अलग अलग अभियान चले। इन अभियानों के अंतर्गत प्रदेश के अंदर 7 मार्च, 4 अप्रैल, 2 मई 2022 में अभियान चलाए गए, और इन अभियानों में 36,82,000 बच्चों को, 10,31,000 गर्भवती महिलाओं को टीकाकरण से आच्छादित किया गया। राष्ट्रीय कृमि मुक्त दिवस के रूप में भी प्रदेश के सभी 75 जनपदों में अभियान चलाया गया, जिसमें 7,13,61,000 से अधिक बच्चों को इससे लाभान्वित किया गया। और प्रदेश के अंदर अगर हम लोग 2016 की तुलना में देखेंगे, ये सर्वे भारत सरकार के हैं, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, 16 की तुलना में 19 में ही अगर आप देखेंगे, मातृ मृत्यु दर 197 थी, यह प्रति लाख, और घट करके 19 में 167 रह गई। अभी 22-23 के सर्वे आने बाकी है। शिशु मृत्यु दर, नवजात शिशु 30,000 प्रति हजार से 30 प्रति हजार से घट करके 2020 में यह 28 हो गई। शिशु मृत्यु दर 43 प्रति हजार से 2020 में यह घट करके 38 हो गई। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 15-16 की तुलना में 19-20 में उत्तर प्रदेश के अंदर संस्थागत जो प्रसव है, ये 67% से बढ़कर के लगभग 84% हो गई। फुल इम्यूनाइजेशन, टीकाकरण की जो स्पीड है, ये लगभग 70% से ऊपर हो गई, और सकल प्रजनन दर 2.7% से घट करके 2.4% रह गई है। ये स्वास्थ्य क्षेत्र में काम हुआ। आज प्रदेश के अंदर हर जनपद में निःशुल्क डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध कराने जा रहे हैं। प्रदेश के अंदर अन्य तमाम कार्यक्रम चल रहे हैं, जिसमें इस बजट में भी प्रावधान किया गया है, जिसमें मातृ वंदना योजना के लिए भी पैसे की व्यवस्था की गई है। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के अंतर्गत भी 418 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना के अंतर्गत 150 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। पीएससी और सीएससी के उनकी रिनोवेशन के लिए भी व्यवस्था की गई है। सपा सरकार में मेडिकल कॉलेज में सीटें बेची जाती थी, एक भी एम्स नहीं था। एमबीबीएस की सीटें
केवल 1990। आज प्रदेश के अंदर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज की तरफ हम बढ़ चुके हैं। रायबरेली और गोरखपुर में एम्स का संचालन हो चुका है। एमबीबीएस की सीट बढ़कर के 1990 से बढ़कर के अब हमारे पास 3828 और निजी क्षेत्र में अगर एमबीबीएस की सीटों को हम जोड़ दें तो 2550 बढ़कर के 4700 हो गई है। यानी प्रदेश के अंदर आज कुल एमबीबीएस की सीटें हमारे पास 1990 से बढ़कर के अब ये हो चुकी हैं 8528 सीटें आज उत्तर प्रदेश के अंदर उपलब्ध हैं। इसके अलावा पीजी की सीटें 741 से बढ़कर के 1441 और निजी क्षेत्र के मेडिकल कॉलेजेस को अगर हम देखेंगे तो ये 2868 सीटें आज के दिन पर प्रदेश के अंदर बढ़ चुकी हैं। महोदय, प्रदेश के अंदर हम लोग अलग अलग सेक्टर में जो काम कर रहे हैं 35 वर्षों से 35 एएनएम सेंटर थे जो बंद हो चुके थे, उन्हें फिर से चालू किया गया है। 300 संस्थाओं में नर्सिंग और पैरामेडिकल का पाठ्यक्रम प्रारंभ हो सके इसके लिए कार्यक्रम चल रहे हैं। प्रदेश के अंदर आज के दिन पे पीकू बेड्स, पीडियाट्रिक आईसीयू, छोटे बच्चों के लिए जो आईसीयू बनते हैं उसकी संख्या 150 से बढ़ा करके आज 6700 यह प्रदेश के अंदर किया गया है। लगातार प्रदेश ने और बजट की व्यवस्था अगर आप देखेंगे तो 16-17 में चिकित्सा शिक्षा का जो बजट था केवल 1900 करोड़ के आसपास था, जो आज हम लोग बढ़ा करके लगभग 10,000 करोड़ रुपए तक पहुंच रहा है। प्रदेश के अंदर देख सकते हैं जिसके माध्यम से प्रदेश आज प्रदेश के अंदर आयुष विश्वविद्यालय भी चल रहा है और संजय अटल जी के नाम पर लखनऊ में मेडिकल यूनिवर्सिटी का भी निर्माण युद्ध स्तर पर चल रहा है। उसने अपने एप्लीकेशन की कार्रवाई को आगे बढ़ा दिया है। प्रदेश के अंदर महिला और बाल विकास विभाग में आप सब देख सकते हैं कि महिला और बाल विकास विभाग में यानी बच्चों के लिए और गर्भवती महिलाओं के लिए पोषाहार शराब का एक ठेकेदार हाउस संचालित करता था। आप अनुमान कर सकते हैं क्या स्थिति थी? वो शराब की सप्लाई करेगा या बच्चों, नवजात शिशुओं और महिलाओं के लिए पोषाहार को सप्लाई करेगा? सरकार आई, हम लोगों ने उससे समाप्त करके आज महिला स्वयंसेवी समूह प्रदेश के अंदर इसका संचालन कर रहे हैं और अधिकतर जनपदों में उनके प्लांट बन चुके हैं। जो वैक्सीन उसमें दी जाती है आज वह व्यवस्थित तरीके से उसकी क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए थर्ड पार्टी रखी गई है। भारत सरकार की संस्था इसका मॉनिटर कर रही है और उसके माध्यम से क्वालिटी फूड उन बच्चों को पोषाहार उपलब्ध कराया जा रहा है, गर्भवती महिलाओं को उपलब्ध करवाने का कार्य किया जा रहा है। एक मॉडल के रूप में उत्तर प्रदेश इस दिशा में आगे बढ़ा है। 1,77,218 स्मार्टफोन आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को उपलब्ध करवाया गया है। यह कार्य भी प्रदेश के अंदर मजबूती के साथ आगे बढ़ा है। मौलिक अच्छे परिणाम इसके आए हैं। पोषण मिशन के अंतर्गत भी उत्तर प्रदेश के अंदर काफी अच्छे परिणाम आज हम सबको देखने को मिले हैं और इसी में अगर हम देखेंगे तो महिला कल्याण से जुड़ी हुई तमाम योजनाएं हैं। महिला और बाल विकास विभाग के माध्यम से जो कार्य वर्तमान में किए जा रहे हैं, जिसमें निराश्रित महिला पेंशन, इसमें भी काफी बड़ा अंतर आया है। आज इनके लिए पेंशन की व्यवस्था, कन्या सुमंगला योजना के लिए पैसे की व्यवस्था, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना जो हम लोगों ने 2017 में प्रारंभ की थी, समाजवादी पार्टी विरोध कर रही, कहते हैं गरीबों का अपमान कर रहे हैं। लगभग 2 लाख कन्याओं की शादी इसके माध्यम से संपन्न हो चुकी है और गरीब की शादी में सीएम, डिप्टी सीएम और मिनिस्टर भी जाकर के कन्यादान करने में योगदान दे रहे हैं। यह इससे भी बड़ा प्रदेश देख रहा है। महोदय, इसके लिए भी 600 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। प्रदेश के अंदर आज हम लोगों ने प्रदेश के अंदर जो कन्या सुमंगला योजना में 14 लाख से अधिक बेटियां इससे लाभान्वित हो रही हैं। अन्य तमाम सेक्टर है जिन पर यहाँ पे चिकित्सा सेक्टर में भी कार्य हो रहा है। चिकित्सा सेक्टर प्रदेश के अंदर आने वाले समय में यह प्रदेश के अंदर एक बड़ा सेक्टर होगा
जो हेल्थ टूरिज्म के लिए भी एक नई संभावनाओं को आगे विकसित करता है। और कृषि सेक्टर में उत्तर प्रदेश देश की आबादी का एक बड़ा राज्य है। उत्तर प्रदेश के अंदर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश की कुल जीडीपी में एग्रीकल्चर का जो योगदान है 25% से, देश की कुल कृषि की भूमि में 11% भूमि उत्तर प्रदेश के अंदर है, लेकिन खाद्यान्न उत्पादन इसके माध्यम से होता है 20%। देश के लिए 20% खाद्यान्न उत्पादन, और इसलिए फूड बास्केट के रूप में उत्तर प्रदेश जाना जाता है। सबसे उर्वरा भूमि, सबसे अच्छा जल संसाधन उत्तर प्रदेश के पास। 2015-16 में भारत सरकार उत्तर प्रदेश को 20 कृषि विज्ञान केंद्र देना चाहती थी, और 20 कृषि विज्ञान केंद्र देने के बाद उत्तर प्रदेश के किसानों को तकनीक समय पे बीज मिल सके इसकी व्यवस्था करना चाहती थी। समाजवादी पार्टी की सरकार ने नहीं दिया। मुझे तो आश्चर्य होता था कि समाजवादी पार्टी के एक नेता जब मैं कृषि विज्ञान केंद्र बोल रहा था तो वह बोल रहे थे कृषि विज्ञान केंद्र क्या होता है। वे श्रीमान जी प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, कहते हैं कृषि विज्ञान केंद्र क्या होता है। भगवानी मालिक है, कैसे चल रही थी, कैसा चल रहा था प्रदेश, ऐसे ही पेपरों में टिप्पणी निकलती थी। लेकिन महोदय पहले सत्र के पहले किसान आत्महत्या कर रहा था, भूख से मौतें हो रही थी, किसान को उसकी फसल का उचित दाम नहीं मिल पाता था, कृषकों हेतु दूसरी मंडी से उत्पाद विक्रय के प्रावधान नहीं थे, मंडी परिसर के बाहर विक्रय पर प्रतिबंध था, और मंडी शुल्क 2% दिया जाता था किसानों से भी और व्यापारियों से भी। महोदय प्रदेश के अंदर अगर हम कृषि विकास की दर को देखेंगे तो 2016-17 की तुलना में जो 2016-17 में कृषि विकास की दर स्थिर मूल्य पर 6.6 थी, आज बढ़ करके 18.2% हुआ। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जिसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिसंबर 2018 में प्रारंभ किया था, आज उत्तर प्रदेश के अंदर 2,60,00,000 किसान 51,639 करोड़ रुपए से अधिक की राशि डीबीटी के माध्यम से उनके अकाउंट में जा चुका है। हमारे लिए एक बहुत चिंता का विषय है, पूरे देशवासी इस पर चिंतित हैं, प्रदेशवासी चिंतित हैं। कैंसर, किडनी फेलियर होना, लीवर का खराब होना, मुख्य कारण में से एक अत्यधिक मात्रा में पेस्टिसाइड, केमिकल और फर्टिलाइजर का उपयोग करना दूसरा एक कारण है। गौ आधारित खेती इसका एकमात्र समाधान है, और इस प्राकृतिक खेती के लिए प्रदेश सरकार ने गंगा जी के तटवर्ती 27 जनपदों को, बुंदेलखंड के 7 जनपदों को इसके दायरे में दिया है। इस पर हमारा कार्य चल रहा है, इस पर हम लोग लगातार अभियान चला रहे हैं, और प्रदेश ने इसके लिए व्यवस्था की है। और खेती के लिए भारत सरकार ने भी यूनियन बजट में व्यवस्था की है, प्रदेश के अंदर भी इसके लिए हम लोग व्यवस्था करने जा रहे हैं। और प्रदेश के अंदर यह वर्तमान में 85,710 हेक्टेयर क्षेत्रफल में गौ आधारित विषमुक्त खेती के कार्यक्रम को संचालित किया जा रहा है, इसको बढ़ाने का कार्य हो रहा है। इसके लिए हमने टेस्टिंग लैब भी स्थापित की, अलग अलग मंडियों में प्रदेश के अंदर कमिश्नरी स्तर पर पहले चरण में किया जा रहा है। हर कृषि विज्ञान केंद्र में भी एक लैब, इनकी टेस्टिंग लैब होगी जो बता देगी कि यह जो भी प्रोडक्ट है यह नेचुरल है, ऑर्गेनिक है, और फिर उसका अच्छा नाम मार्केट में उन्हें प्राप्त होगा। सिंचाई की परियोजनाओं का दायरा बढ़ाया गया। सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना 1972-73 में प्रारंभ हुई। कल समाजवादी पार्टी के नेता विधानसभा में बोले कि हम भी करना चाहते थे, लेकिन हमें तो पहले हटा दिया गया। लेकिन 1972-73 में बनी थी, पूरी नहीं हो पाई। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2021 में इसे राष्ट्र को समर्पित किया। बाण सागर परियोजना, अर्जुन साहेब परियोजना, ये सभी 20 ऐसी परियोजनाएं थी जिसे समय से पूरा किया गया, और आज हम लोग तमाम अन्य परियोजनाओं को
जिसके माध्यम से इस बजट में भी उसका प्रावधान, मध्य गंगा नहर परियोजना है और भी अन्य तमाम परियोजनाएं हैं जिसके लिए हम लोग इस बजट में उसका प्रावधान किए। महोदय, 2012 से 17 के बीच प्रदेश के अंदर 94 लाख मीट्रिक टन गेहूं का क्रय किया गया। जो लोग कहते हैं किसानों की आमदनी क्या दुगनी हुई, तो मेरे आंकड़ों को नोट करेंगे और फिर उन आंकड़ों के माध्यम से देखेंगे कि कितना गुना हो रहा है। 94 लाख मीट्रिक टन गेहूं का क्रय किया गया, 12,800 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। 12,800 करोड़ या कैसा, किसान के खाते में सीधे नहीं गया, या पैसा बीच के किसी एजेंट के माध्यम से किसान को मिला होगा। 12,800 करोड़ नहीं मिला। 17 से लेकर के 22 के बीच में हम लोगों ने 219 लाख मीट्रिक टन गेहूं का क्रय किया और किसान के खाते में पैसा गया 40,159 करोड़ रुपए का पैसा भुगतान किसान के खाते में गया और 12,800 और 40,159 करोड़ डीबीटी के माध्यम से हमने पैसा दिया। क्या इसमें कोई अंतर ही नहीं है क्या? 2012 से 17 के बीच में 123 लाख मीट्रिक टन धान का क्रय किया गया, 17,190 करोड़ रुपए धान का भुगतान किया गया, वो अभी एजेंट के माध्यम से, सीधे किसान के खाते में नहीं। और 17 से लेकर के 2022 के बीच 280 लाख मीट्रिक टन धान का क्रय किया गया और 50,420 करोड़ रुपए का भुगतान डीबीटी के माध्यम से किसान को किया। ये कई गुना ज्यादा है। इसी प्रकार से 22-23 में 10,75,303 किसानों से 13,303 किसानों से 64,64,000 मीट्रिक टन धान का क्रय किया गया, जिसमें 13,192 करोड़ रुपए का भुगतान डीबीटी के माध्यम से अन्नदाता किसान के खाते में किया गया। और पिछली सरकारों में चीनी मिलें बंद होती, पौने दाम पे बेच दी जाती, गठतोली होती थी, पर्ची के लिए मारामारी होती थी। महोदय, आज पर्ची के लिए कोई मारामारी नहीं, गठतोली कोई नहीं कर सकता, लेकिन साथ साथ बंद चीनी मिलों को चलाने का कार्यक्रम जो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है उसको छोड़ के बाकी हम लोगों ने किया। महान किसान नेता पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की कर्म भूमि की चीनी मिल, हमारी सरकार ने उस चीनी मिल को नए सिरे से, बस्ती में मुंडेरवा की चीनी मिल, इसको लेकर के तमाम लोगों ने अपनी राजनीतिक वोट कैसे की, हमारी सरकार ने उस चीनी मिल का फिर से बनाया। आज वो फिर से वहां पर गन्ना पेराई का काम कर रही है, पिपराइच की चीनी मिल फिर से गन्ना पेराई का काम कर रही है। अब तक हम लोग पिछले 6 वर्ष के अंदर, 6 वर्ष पूरे नहीं हुए, लेकिन पिछले 6 वर्ष के अंदर 1,98,000 करोड़ रुपए से अधिक का गन्ना मूल्य का भुगतान करा चुके हैं। और महोदय, गन्ने का दायरा भी बढ़ा है। अगर मैं इस पैसे की तुलना करूं तो समाजवादी पार्टी सरकार और पिछले 7 से लेकर के 17 के भी 10 वर्षों की सरकारों की तुलना अगर मैं करूं तो ये राशि बढ़ करके 1,02,000 करोड़ रुपए अधिक भुगतान ये है। और अभी जो भुगतान बाकी है वो लगभग 5800 करोड़ यानी 5,800 करोड़ का भुगतान बाकी है, जिस पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है। लेकिन महोदय, ये भी है कि आज 119 चीनी मिलें हैं, जिनमें 100 से अधिक चीनी मिलें ऐसी हैं जो 10 दिन के अंदर गन्ना मूल्य का भुगतान कर रही हैं। इसके पहले कभी नहीं हो पाती। प्रदेश के अंदर नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत भी 52 सिवर जो एसटीपी परियोजनाएं स्वीकृत हुई हैं, 28 पूर्ण हो चुकी हैं, 17 पर कार्य प्रगति पर है, 7 परियोजनाओं का कार्य बहुत शीघ्र हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। नमामि गंगे का परिणाम 2019 में प्रयागराज कुंभ भी, प्रयागराज कुंभ 19 और प्रयागराज का कुंभ 2013, उदाहरण सबके सामने 13 में पूर्ण कुंभ था, 2019 में अर्ध कुंभ था। कुंभ हम लोगों
कुंभ के रूप में उसकी व्यवस्था की, लेकिन 13 की तुलना में दोगुने श्रद्धालु 19 में आए। गंगा अविरल और निर्मल थी। स्वच्छता, सुरक्षा और सुव्यवस्था का एक मॉडल प्रस्तुत किया गया दुनिया के अंदर, और जो कोई आता था युद्ध होता था प्रयागराज आकर। लेकिन 13 में क्या हुआ? अव्यवस्था थी, अराजकता थी, भ्रष्टाचार था, और उस समय के नगर विकास मंत्री और मुख्यमंत्री जब कुंभ के प्रेजेंटेशन को लेकर के हार्वर्ड विश्वविद्यालय जाना चाहते थे तो पूरा पहुंच भी नहीं पाए। उत्तर प्रदेश को किस प्रकार की शर्मनाक स्थिति का सामना करना पड़ रहा है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। प्रदेश के अंदर आज इस बजट में एक और प्रावधान किया गया है। 23-24 में कृषि के निजी निरूपकों पर उपभोक्ताओं की विद्युत बिलों में अब तक हम लोगों ने 50% की छूट और इसको 100% करने के लिए भी 1500 करोड़ का पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत 30,000 सोलर पंप स्थापित करने का एक लक्ष्य दिया गया। इस पर कार्रवाई चल रही है। एफपीओज के गठन के लिए भी कार्रवाई युद्ध स्तर पर चल रही है, और इस नए वित्तीय वर्ष में सहजाद 5 स्प्रिंकलर सिंचाई परियोजना, मध्य गंगा परियोजना, कसनौदा बांध और लखेरी बांध को भी पूर्ण करने का हमारा लक्ष्य है, जिस पर हमारा युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है। महोदय, फूड प्रोसेसिंग की पॉलिसी के लिए धनराशि की व्यवस्था की गई है। प्रदेश के अंदर दलहन और तिलहन के जो किसान हैं उनको मिनी किट उपलब्ध निःशुल्क में उपलब्ध कराने के लिए कार्रवाई की जा रही है, और कुशीनगर में महात्मा बुद्ध के नाम पर एक कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना होगी। यह भी व्यवस्था इसमें हुई है। हर कृषि विश्वविद्यालय में हम लोग एग्रीकल्चर के क्षेत्र में एग्रीटेक स्टार्टअप और इनोवेशन सेंटर की स्थापना के लिए भी बजट का प्रावधान किया गया है, और टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला के लिए भी धनराशि की व्यवस्था है। सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर हनी, इसके लिए धनराशि की व्यवस्था है, और निराश्रित गोवंश के लिए भी व्यवस्था बजट में की गई है। इसमें रखरखाव पर 750 करोड़ रुपए, और यहाँ पे 750 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। पहले से ही 3 योजनाएं इसके लिए हमारी चल रही हैं, जिसमें प्रदेश के अंदर पहली है निराश्रित गोआश्रय स्थल, जिनमें प्रदेश के अंदर 10 लाख से अधिक गोवंश को हम लोग संरक्षित कर रहे हैं, उनकी देखभाल कर रहे हैं। दूसरा है मुख्यमंत्री सहभागिता योजना। इस योजना के माध्यम से कोई भी किसान निराश्रित गोआश्रय स्थल से 4 गोवंश को अपने घर में अगर देखभाल करता है तो 900 रुपए हर गोवंश का हर महीने राज्य सरकार उसे देगी। 1 लाख से अधिक अन्नदाता किसानों के पास इस प्रकार की गोवंश। और तीसरा है कुपोषित परिवारों को दी जाने वाली व्यवस्था, जिसमें एक गाय, दूध देने वाली गाय, ब्याई की गाय, उन कुपोषित परिवारों को दे रहे हैं। काफी कुपोषित परिवार इससे लाभान्वित हो रहे हैं। इसमें 900 रुपए भी हर महीने हम उन परिवारों को उपलब्ध करवाते हैं। दुग्ध विकास से संबंधित जो नीति है उसके लिए व्यवस्था की गई है। नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना के अंतर्गत भी धनराशि की व्यवस्था बजट में की गई है। मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना, इसके लिए व्यवस्था की गई है। निषाद बोर्ड सब्सिडी योजना, इसके लिए व्यवस्था की गई है। और महोदय, जल जीवन मिशन के लिए हमने 22-23 में 19,500 करोड़ रुपए की व्यवस्था की थी। 23-24 में बढ़कर 21,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था हम लोगों ने की है। हर घर पहले बुंदेलखंड पानी के लिए तरसता, आज हम हर घर तक शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवा रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। प्रदेश के अंदर लघु सिंचाई के लिए 23-24 में 1,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है, और भी अन्य क्षेत्रों में तमाम अन्य कार्य इसके माध्यम से किए जा रहे हैं। बाढ़ नियंत्रण के लिए अब तक हम लोगों ने 22,94,000 हेक्टेयर भूमि को बाढ़ से सुरक्षित किया है। 23-24 के बजट
में हम लोगों ने 277 परियोजनाओं को पूर्ण करने का लक्ष्य लिया है। 7,426 किलोमीटर की नहर पट्टियों को गड्ढा मुक्त, बाढ़ नियंत्रण के लिए 2,803 करोड़, मुख्य सिंचाई की परियोजनाओं के लिए 5,325, मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के लिए 2,220 और लघु सिंचाई परियोजनाओं के लिए 3,400 करोड़ रुपए का प्रस्ताव भी बजट में उपलब्ध कराया गया है। प्रदेश के अंदर नहरी और सरकारी नलकूपों में किसानों को मुख्य पानी यानी पानी की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए भी 900 करोड़ रुपए का व्यवस्था किया गया है। नदी में सुधार और कटाव निरोधक अभियान के लिए भी 1,619 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। ये सभी व्यवस्था एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रभावी बनाने के लिए, इस सेक्टर को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने के लिए भी यहाँ पर ये व्यवस्था की गई है। और समाज कल्याण के क्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो समाज कल्याण के लिए भी अनेक प्रावधान इसमें किए गए हैं। 2017 के पहले केंद्र की रिपोर्ट बताती है कि 25 से 26 हजार करोड़ रुपए कहां खर्च हुए, विभागीय अफसरों ने हिसाब किताब की रिपोर्ट ही नहीं दी। वृद्धावस्था पेंशन यह मात्र पहले जो यहाँ पर प्रदेश के अंदर 500 रुपए मिलती थी, आज 1,000 रुपए हर उस वृद्धजन को दी जा रही है। और इसमें काफी बड़े पैमाने पर हम उन सभी परिवारों को उपलब्ध करा रहे हैं जो निराश्रित हैं, उन सभी परिवारों को यह सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इसमें 23-24 में अगर आप देखेंगे कि 17 में इससे पहले यह बजट की जो राशि थी मात्र 1,500 थी, आज ये राशि बढ़कर के 7,248 करोड़ रुपए केवल हम वृद्धावस्था पेंशन के लिए इस बजट में उसका प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार से प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए, छात्रवृत्ति के लिए समाजवादी पार्टी की सरकार ने 16-17 में अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों 21 लाख छात्रों की छात्रवृत्ति रोक दी थी लोगों ने। जब 2017 में हमारी सरकार आई, उन सभी छात्रों की छात्रवृत्ति अगले वर्ष 17-18 में फिर हम लोगों ने उपलब्ध करवाने का काम किया। लोग जाति की बात करते हैं। और यही नहीं, आज महोदय प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश बाल सेवा योजना, कोविड के दौरान जो बच्चे निराश्रित हो गए थे, उन बच्चों को भी प्रदेश के अंदर इस व्यवस्था के साथ जोड़ा गया। 4,000 रुपए प्रति माह की राशि उन्हें उपलब्ध करवाई जा रही है और 18 वर्ष तक के पात्र बच्चों को टैबलेट और लैपटॉप की सुविधा बच्चों को भी उपलब्ध कराई जा रही है। महिला कल्याण के लिए निराश्रित महिला पेंशन, पहले जब 17,21,000 महिलाओं को पेंशन की सुविधा मिलती थी, आज महोदय 32,62,000 निराश्रित महिलाओं को पेंशन दी जा रही है। पहले ये पेंशन की राशि मात्र 500 रुपए की, आज 1,000 रुपए की राशि उन सभी को उपलब्ध करवाने का काम किया जा रहा है। यहाँ इसके लिए भी पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था हम लोगों ने इसमें इस बजट के माध्यम से यहाँ पर कन्या सुमंगला योजना के लिए भी 1,050 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिसके माध्यम से 14,72,000 बेटियां इस योजना से लाभान्वित होंगी। दिव्यांगजन पेंशन योजना, 8 लाख लाभार्थी थे, मात्र 300 रुपए महीने की पेंशन मिलती थी। आज प्रदेश के अंदर 11 लाख से अधिक दिव्यांगजन हैं जिन्हें 1,000 रुपए की पेंशन की राशि हम लोग उपलब्ध करवाने का कार्य कर रहे हैं और पर्याप्त धनराशि उन सभी के लिए उपलब्ध करवाने का कार्य आज इस बजट में किया गया है। और इसी प्रकार से प्रदेश के अंदर अन्य सेक्टर में भी कार्य किया जा रहा है और वे सेक्टर अलग अलग सेक्टर में कार्य करने वाले हैं। श्रम सेक्टर है, एमएसएमई का सेक्टर है। एमएसएमई में हमारा जो है 96 लाख एमएसएमई यूनिट यूपी के अंदर कार्य कर रही है। ये 96 लाख एमएसएमई यूनिट परंपरागत उद्यम को बढ़ावा देने के साथ साथ, मुझे याद है 2017 में जब प्रदेश में लोक कल्याण संकल्प पत्र हमारी पार्टी ने तैयार किया था, उसमें संकल्प ये था कि हम परंपरागत उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए अपनी एक ठोस कार्य योजना प्रस्तुत करेंगे। वही ठोस कार्य योजना 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है, जिसमें उनके प्रोत्साहन के लिए उन्हें न्यू डिजाइन देना, उन्हें नई तकनीक देना, उनके लिए मार्केट उपलब्ध कराना और फिर उन्हें वैश्विक पहचान दिलाना। हम आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कि उन्होंने ओडीओपी को वैश्विक
पहचान दिलाई। जब दुनिया के राष्ट्राध्यक्षों को उत्तर प्रदेश के अंदर बने हुए उत्पाद गिफ्ट किए जाते हैं, उत्तर प्रदेश का हस्तशिल्पी वैश्विक मान्यता प्राप्त करता है। लेकिन समाजवादी पार्टी इससे हंसती है, कहती है कि ओडीओपी क्या है। हमने कहा समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि आपकी ओडीओपी का मतलब तो हर व्यक्ति जानता है कि वह आपका वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया का जो संकल्प था लेकिन आज हम जिस दिशा में आगे बढ़े हैं, इसने उत्तर प्रदेश को एक्सपोर्ट के नए हब के रूप में विकसित किया है। 1,56,000 तक हम 1,56,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में एक्सपोर्ट हो सकता है, कल्पना की, आज ये हो रहा है। उत्तर प्रदेश इस दिशा में आगे बढ़ा है और हमारी जो एमएसएमई पॉलिसी है वह इस बात की सुविधा देती है 1,000 दिनों तक आपको परमिशन देने की आवश्यकता नहीं। आप अपना उद्योग लगाइए, एनओसी की कार्रवाई होती रहेगी, प्रोडक्शन शुरू होगा, आप इस दौरान अपनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं। 1,000 दिनों तक की सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य उत्तर प्रदेश में अपने जितने भी हस्तशिल्पी हैं, कारीगर हैं, उनको सुविधा उपलब्ध कराएं। विश्वकर्मा श्रम सम्मान के माध्यम से हम अपने परंपरागत जो कारीगर हैं, हस्तशिल्पी हैं, 16-17 प्रकार की कैटेगरी है, इन्हें ट्रेनिंग देने, ट्रेनिंग के दौरान मानदेय देने और फिर टूल किट उपलब्ध करवाने का कार्य कर रहे हैं। आज वह आर्थिक स्वावलंबन की तरफ वह भी अग्रसर हुआ है। प्रदेश के अंदर अन्य तमाम सेक्टर में इस दिशा में कार्य प्रारंभ हुए हैं। आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए प्रदेश के अंदर अनेक कार्यक्रम प्रारंभ हुए हैं। इसमें प्रदेश के अंदर नए आईटी पार्क बनाने की कार्रवाई हो या फिर प्रदेश के अंदर आज प्रदेश इस दिशा में अगर हम देखेंगे तो हमारे पास इस दिशा में बहुत अच्छे कार्य हुए हैं। 3 अत्याधुनिक डाटा सेंटर, इसमें निवेश प्रदेश के अंदर आ रहा है। प्रदेश के अंदर स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत अब तक हम 20 लाख युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन उपलब्ध करा चुके हैं और 3600 करोड़ रुपए की व्यवस्था इस बजट में भी की गई है, जिसके माध्यम से हम लोग प्रदेश के अंदर आने वाले समय लगभग कुल मिलाकर के 2 करोड़ युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन उपलब्ध कराने जा रहे हैं। प्रदेश के अंदर नोएडा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मशीन लर्निंग क्षेत्र में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एक क्रियाशील है। प्रदेश के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटीएस सेक्टर में भारत की कुल मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में 43% योगदान उत्तर प्रदेश कर रहा है। भारत के मोबाइल कंपोनेंट के 55% निर्माता उत्तर प्रदेश के अंदर है और भारत के लगभग 26% मोबाइल निर्माता उत्तर प्रदेश में क्रियाशील हैं और 200 से अधिक जो कंपनियां इस दिशा में कार्य कर रही हैं। राज्य सरकार सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का एक यूनिट के लिए क्लस्टर विकसित कर रही है और इस दिशा में एक अच्छा प्रयास हुआ है। मध्य प्रदेश के अंदर अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, इंटर स्टेट कनेक्टिविटी, नेपाल से जोड़ने वाले बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, इन सबको जोड़ने के लिए 4 लेन की कनेक्टिविटी आज यूपी की है। एक्सप्रेस हाईवे पूर्वी उत्तर प्रदेश को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के साथ जोड़ने, बुंदेलखंड को बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के साथ जोड़ने, पश्चिम उत्तर प्रदेश को मध्य और पश्चिम पूर्वी उत्तर प्रदेश से जोड़ने के लिए गंगा एक्सप्रेसवे युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, ट्रंक लाइन एक्सप्रेसवे आज यातायात के लिए खुल चुका है और प्रदेश के अंदर अगर हम देखेंगे तो अलग अलग सेक्टर में हर जिला मुख्यालय को 4 लेन के साथ जोड़ने की रोड कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। ट्रेन का सबसे बड़ा नेटवर्क यूपी के पास है। ईस्टर्न एंड वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ये यूपी से होकर के जाता है। लॉजिस्टिक हब और ट्रांसपोर्ट हब की अनेक संभावनाएं यूपी के अंदर मौजूद है।
उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने भारत सरकार के सहयोग से इनलैंड वाटरवे का विकास किया है, हल्दिया से वाराणसी के बीच। ये उत्तर प्रदेश के इनबाउंड और आउटबाउंड कार्गो की फैसिलिटी को आगे बढ़ाने का एक बहुत बड़ा माध्यम है। विलेज का निर्माण 100 एकड़ क्षेत्र में काशी के अंदर हो रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक जो विजन दिया है इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से फिर इकोनॉमी को बूस्ट अप करने के लिए, उसका उदाहरण एयर कनेक्टिविटी उड़ान योजना के माध्यम ने कितना परिवर्तन किया है। पहले केवल 2 एयरपोर्ट क्रियाशील थे, लखनऊ और वाराणसी, गोरखपुर आगरा, आज 9 एयरपोर्ट पूरी तरह क्रियाशील है। 11 एयरपोर्ट पे काम चल रहा है। आने वाले समय में अगले 1.5-2 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट और 16 डोमेस्टिक एयरपोर्ट होंगे, यानी 21 एयरपोर्ट का देश का सबसे बड़ा एयर नेटवर्क से जुड़ा हुआ राज्य होगा उत्तर प्रदेश। आज उत्तर प्रदेश ने इस दिशा में कार्य प्रारंभ किया है। ऊर्जा के क्षेत्र में पहले बिजली 4 जनपदों में आती थी, आज 75 जनपदों में बिजली 1,21,000 मजदूरों तक बिजली पहुंचाई गई। करोड़ों परिवारों के जीवन में रोशनी लाने के लिए सौभाग्य योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री जी जनकप्पा से आप उन्हें बिजली दिखाई तो उनके घर में बिजली है, लाइट है, रोशनी है, इस सुविधाएं उपलब्ध हो रही है। और बिजली की आपूर्ति को भी कठिन से कठिन समय में इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य हुआ है। प्रदेश के अंदर हम लोगों ने ऊर्जा की क्षमता को बढ़ाया, तमाम क्षेत्रों में नए कार्य हो रहे हैं, रिनोवेशन एनर्जी के लिए कार्य हुए हैं, बायोफ्यूल के क्षेत्र में नए कार्य हुए हैं। आज तो उत्तर प्रदेश इथेनॉल उत्पादन का देश का सबसे बड़ा राज्य बन चुका है। लोग कहते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, ये सब पढ़ना चाहिए लोगों को, पढ़ने लिखने का काम नहीं करते, केवल आकर के यहाँ पे टिप्पणी करते हैं। लेकिन महोदय, उत्तर प्रदेश ने सेक्टर में बेहतर काम किया। उत्तर प्रदेश लगातार इस दिशा में अपनी गति को आगे बढ़ाए हुए है। प्रदेश के अंदर मैंने यहां पर पहले ही कहा कि आज एक्सपोर्ट के नए हब के रूप में उत्तर प्रदेश आगे बढ़ चुका है। ग्रामीण विकास सेक्टर में अपनी ग्रामीण क्षेत्र की कनेक्टिविटी को जहां बेहतर किया है, वहां साथ ही साथ ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम सचिवालय एक गांव में ही वो सुविधा उपलब्ध करवाने की कार्रवाई को आगे बढ़ा रहा है। गांव के व्यक्ति को ब्लॉक, तहसील या जनपद में न जाना पड़े, बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सही बैंकिंग की सारी सुविधा गांव में उपलब्ध करानी चाहिए। महिला स्वयंसेवी समूह के माध्यम से हर गांव की महिला स्वावलंबन की ओर अग्रसर हो, इस दिशा में एक बेहतर प्रयास वहां पर प्रारंभ हुआ है। और मातृभूमि की एक नई योजना, जिसमें कोई भी प्रवासी उत्तर प्रदेश वासी अगर अपने किसी पूर्वज के नाम पर उत्तर प्रदेश के अंदर वह निवेश करना चाहता है या उनके नाम पर कोई एक भवन बनाना चाहता है, कन्वेंशन सेंटर बनाना चाहता है या कोई बनाना चाहता है, तो हम लोगों ने व्यवस्था करने जा रहे हैं कि 60% पैसा वो देगा, 40% राज्य सरकार देगी। व्यवस्था को आगे बढ़ाने का कार्य कर लेंगे। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में ईज ऑफ लिविंग के लिए 52,77,000 गरीबों को एक आवास मिल जाए। ये जो बनटांगिया है, मुसहर है, चेरो है, थारू है, सहरिया है, कोल है, आगे क्या इनको मकान नहीं मिलने चाहिए थे 17 के पहले? क्या इनकी कोई जाति नहीं थी क्या? इनकी भी तो जाति थी, लेकिन इनको नहीं सुविधा मिलती थी, इनको नहीं मिलती थी सुविधा, क्योंकि सुविधा तो समाजवादी पार्टी के कैडर को मिलती थी। बड़ी हवेली है, उसी हवेली में महोदय मुझे याद है मार्च 17 में सरकार बनी थी,
लेकिन दिसंबर 16 और जनवरी 17 में मैं एक आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ था भूख से हो रही मौत के खिलाफ अभियान। कुशीनगर, सोनभद्र, चित्रकूट में मुझे जाने का अवसर मिला। भूख से मौतें हो रही। कुशीनगर के जब मुसहर परिवारों से मैं मिला, मैंने उनसे पूछा, मैंने कभी, क्योंकि मैंने वहां उन लोगों के लिए एक बार कार्ड बनवाए थे, अभियान चला के, आंदोलन करके। मैं सांसद नहीं था वहां का, लेकिन मैं जाता था। भूख से मौत होती थी, मैं जाता था, सहायता लेकर के भी जाता था, प्रशासन को भी बातें करता था सहायता करने। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कभी आप लोगों को तो जो है ये सुविधा कार्ड उपलब्ध कराए थे। कहा साहब, इस सामने एक बड़ी हवेली थी समाजवादी पार्टी के। कहा साहब, इन्होंने वो कार्ड दिए, हमें राशन नहीं मिलता है, घर में कुछ भी नहीं, एक दाना नहीं, भूख से मौतें थी। ये लोग बात करते हैं इसकी, जाति के नाम पे मूल मुद्दे से भटकाना चाहते हैं लोग। क्या उस गरीब जो भूख से मर रहा किसान था, अन्नदाता किसान था, आत्महत्या कर रहा था, क्या उसकी कोई जाति, किसान की कोई जाति होती है, गरीब की कोई जाति होती है, वंचित की कोई जाति होती है? लेकिन बहकाने का कार्य कर रहे हैं, डेवलपमेंट के मुद्दे से हटाने का कार्य कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की छवि जो आज नई उभर करके आई है, सुरक्षा की, विकास की, उस मुद्दे से ध्यान हटाने का काम कर रहे हैं। और आज उत्तर प्रदेश ने इस दिशा में जो कार्य प्रारंभ किया, वह हर व्यक्ति उसकी सराहना कर रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर हर ग्राम पंचायत में बैंकिंग लेन देन का काम, और कुछ बहनें तो इतना अच्छा काम इस मामले में कर रही हैं, वह अद्भुत है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी उसकी सराहना की। प्रदेश के अंदर जल जीवन मिशन के बारे में मैंने पहले कहा, हर घर नल योजना 2024 तक हम प्रदेश के अंदर हर गांव, हर घर तक उपलब्ध करवाने का कार्य करेंगे। ग्रामीण क्षेत्र में स्वामित्व, पीएम स्वामित्व योजना, आखिर 17 के पहले भी हो सकता था। 50 लाख परिवारों को हम, जहां पे उसका घर है गांव में, उस गरीब को उसका मालिकाना अधिकार दे चुके हैं, घरों नहीं उपलब्ध करा चुके हैं। 50 लाख परिवारों को 17 के पहले क्यों नहीं मिला? क्या 50 लाख परिवारों की कोई जाति नहीं थी क्या? इनको भी देना चाहिए था, लेकिन इनके लिए नहीं जाती। ये लोग उनके लिए नहीं। कृषक दुर्घटना बीमा योजना, इसमें पहले केवल मूल किसान जिसके नाम पर खेती है उसी को इस दुर्घटना योजना के अंतर्गत धनराशि मिल पाती थी, शेष नहीं मिल पाती थी। हमने इसके दायरे को बढ़ाया, बटाईदार को भी इसमें शामिल किया है, किसान के पुत्र और उनके परिवार के अन्य सदस्यों को भी शामिल किया। और किसी आपदा के शिकार होते हैं तो सरकार उस परिवार को, दुर्भाग्य से ऐसी कोई घटना न घटित हो, लेकिन अगर कोई घटना होती है तो हमने कहा 5 लाख रुपए की सुरक्षा बीमा का सरकार ने 700 करोड़ की व्यवस्था, इसके लिए व्यवस्था बजट में की गई है। और यह उन परिवारों को उपलब्ध करवाने का कार्य भी हम लोग इसके माध्यम से कर रहे हैं। और इसके अलावा प्रदेश के अंदर आवास और शहरी, यानी प्रदेश के अंदर रैपिड रेल, देश की पहली रैपिड रेल दिल्ली से मेरठ के बीच में प्रारंभ होने जा रही है। मेट्रो, आज प्रदेश के अंदर मेट्रो का संचालन युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रहा है। आज लखनऊ में मेट्रो का काम, गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और कानपुर, 5 सिटी हमारी मेट्रो से जुड़ चुकी है। आगरा में युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है। हमारा प्रयास है दिसंबर 2023 तक हम इस कार्य को पूरा कर लें और एक कार्य आगे बढ़ाने का कार्य तेजी के साथ कर रहे हैं। इससे पहले अन्य शहरों में भी मेट्रो या रोपवे के निर्माण की कार्रवाई को आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है। ग्रामीण विकास सेक्टर में नीति आयोग ने जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट घोषित किए, देश के अंदर 112 जनपद एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट घोषित किए। ये वे जनपद हैं जिन जनपदों में विकास पिछड़ गया था, वे कोसों दूर थे। उन जनपदों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ना था।
8 जनपद उन 112 देश के 112 जनपदों में से 8 यूपी के थे, जिसमें सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, चंदौली, सोनभद्र, चित्रकूट और फतेहपुर 8 जनपद थे। इन 8 जनपदों में विकास की जो 5 पैरामीटर उन्होंने तय किए थे 75 इंडिकेटर्स के साथ, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और जल संसाधन, स्किल डेवलपमेंट और रोजगार, फाइनेंशियल इंक्लूजन, इन सभी में ये जनपद पिछड़ गए थे। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है आज जब इसकी रैंकिंग आती है, टॉप 10 जनपद देश के अंदर ऐसे जिन जनपदों ने विकास किया है, विकास की मुख्य धारा के साथ जुड़े हैं, टॉप 10 में 5 उत्तर प्रदेश के 5 शीर्ष जनपदों उत्तर प्रदेश के, और टॉप 20 में यूपी के सभी 8 जनपद आते हैं। ये उत्तर प्रदेश की व्यवस्था विकास की यात्रा है और बजट में इस बार हम लोगों ने प्रावधान किया है कि एस्पिरेशनल जनपद डिस्ट्रिक्ट की तर्ज पर एस्पिरेशनल ब्लॉक लेंगे। 100 विकासखंड चयनित हुए हैं, उन पर हमारा कार्य चल रहा है, वही इंडिकेटर तय कर दिए गए हैं और लगातार एक सीएम फेलो भी वहां इन कार्यों की निगरानी करके सारे डाटा यहां पर उपलब्ध करवाने का कार्य कर रहा है। हम नगरीय क्षेत्र में भी इस व्यवस्था को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। नगरीय क्षेत्र में आज अवस्थापन सुविधाओं, बुनियादी सुविधाओं में भारी विकास हुआ, ईज ऑफ लिविंग आसान हुआ है। स्मार्ट सिटी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का काम हुआ। ये स्मार्ट सिटी के लिए ICCC का तो निर्माण हुआ है। आज न केवल ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए बल्कि सेफ सिटी के कॉन्सेप्ट को भी पूरा कर रहा है, लगातार इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। अनेक योजनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य हुआ है। आज सिटी आज उत्तर प्रदेश की 17 के पहले की तुलना में ज्यादा सुंदर और स्वच्छ दिखती है। उत्तर प्रदेश में कोई भी आता है आज के दिन पे कहता सब उत्तर प्रदेश तो बदल गया, हमारे तो बहुत साफ है। ये मैसेज अपने आप में बहुत कुछ कह देता है और राज्य सरकार ने तय किया है कि हम लोग एस्पिरेशनल विकास खंड की तर्ज पर जो हम लोगों ने नए नगर निकाय बनाए हैं, उन नए नगर निकायों को भी हम 100 ऐसे नगर निकायों को उन्हीं पैरामीटर पर चिन्हित करेंगे जो नीति आयोग ने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के लिए तय किए थे। उन नगर निकायों को भी हम एस्पिरेशनल नगर निकाय के रूप में चिन्हित करते हुए फिर उनके एक व्यवस्थित विकास की प्रक्रिया के साथ जोड़ने का कार्य करेंगे और यह भी प्रदेश के अंदर एक कार्य भी आगे बढ़ने जा रहा है। इन कार्यक्रमों को हम आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। ये प्रदेश की इकोनॉमी को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने में अपना योगदान देगा। नई न्यू सिटी के निर्माण के लिए बजट का प्रावधान किया गया है। इसमें आवास विकास को इस बात के लिए वो किया गया है कि वह विकास प्राधिकरण या आवास विकास के माध्यम से न्यू सिटी के निर्माण के लिए आधा पैसा राज्य सरकार देगी, आधा पैसा वे अपने स्रोत से देंगे या जिन सिटी का विस्तार हुआ है उनके बारे में अवस्थापन सुविधाओं और अन्य सुविधाओं के विकास के लिए कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। इस पर तेजी के साथ आगे कार्य हो रहा है। महोदय, यूपी की कानून व्यवस्था जो विविध सेक्टर थी, इसमें कानून व्यवस्था के बारे में या पहले मैं इसमें आता हूँ, अपने पर्यटन और टूरिज्म के उसमें आता हूँ। पर्यटन और टूरिज्म के उसमें आप देखेंगे उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत अच्छा विकास हुआ है। आज काशी में जाएंगे, काशी विश्वनाथ धाम आपको देखेंगे। आज आप कुशीनगर में जब जाएंगे, भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण स्थली, वहां पर लोग आकर के अनुभूत होते हैं। आज आप अयोध्या में आएंगे और व्यक्ति अयोध्या के प्रति आकर्षित है। अयोध्या को सरकार सोलर सिटी के रूप में विकसित करने जा रही है, बजट का प्रावधान किया गया है। मिर्जापुर में आप जाएंगे और इस बात को उन सभी, क्योंकि हमारा मानना है कि एग्रीकल्चर के बाद सबसे अधिक रोजगार सृजन का जो माध्यम हमारे बन सकता उत्तर प्रदेश देश का स्थल है। उत्तर प्रदेश के अंदर हम इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे और ये कार्यक्रम तेजी के साथ उत्तर प्रदेश के अंदर रोजगार सृजन का काम
2019 के माध्यम से होगा, राजस्व में वृद्धि भी होगी। प्रयागराज में भव्य और दिव्य कुंभ के लिए 2500 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई। 25 में कुंभ है, अभी से व्यवस्था 22-23 में 600 करोड़ रुपए से अधिक की व्यवस्था की गई थी। इस बार 2500 करोड़ रुपए की व्यवस्था भी इस बार के बजट में, इस बजट में की गई है। साथ साथ प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना की गई सभी विधानसभा सीटों पर यह कार्य हो सके, इनके लिए हर एक धर्मस्थल को आगे बढ़ाने का कार्य हम लोग आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। प्रदेश के अंदर अलग अलग सर्किट को विकसित करने की कार्रवाई चल रही है। श्रृंगेरपुर में निषाद राज, बहराइच में महाराज सुहेलदेव, नारापुर में महर्षि वाल्मीकि, राजापुर में संत तुलसीदास जी के, इन सभी, वाराणसी में संत रविदास जी की जन्मस्थली, और इन सभी पूज्य संतों के प्रति अपनी श्रद्धा को व्यक्त करने के कार्यक्रम को राज्य सरकार ने अपने पर्यटन और संस्कृति के हिस्से का पार्ट बनाया है। उसको हम तेजी के साथ आगे बढ़ाने का काम करेंगे। बहुत सारी योजनाएं यहाँ पे इसमें दी गई हैं। शक्तिपीठ महासभा कंपनी के लिए भी पैसे की व्यवस्था की गई है। उत्तर प्रदेश में इको टूरिज्म के लिए धनराशि की व्यवस्था की गई है। बौद्ध परिपथ के लिए, बुंदेलखंड के लिए, बुंदेलखंड के सभी जिलों को पर्यटन सुविधाओं को विकसित करने के लिए, सुखतीर्थ के लिए, नैमिषारण्य के लिए, प्रयागराज में कुंभ के अतिरिक्त कार्यों के लिए भी धनराशि की व्यवस्था पर्यटन विभाग के मद में करने का प्रयास किया गया है। अयोध्या, चित्रकूट और प्रयागराज में भजन संध्या स्थल के निर्माण के लिए भी धनराशि की व्यवस्था की गई है। और सीतापुर का नैमिषारण्य, यह भारत की अतीत के साथ में जोड़ता है। वेद विज्ञान का एक इंस्टीट्यूशन यहाँ पे स्थापित होगा, इसके लिए भी व्यवस्था बजट में की गई है। तो हम अतीत और वर्तमान दोनों को जोड़ते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं और प्रदेश इस दिशा में आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। और महोदय, मेनपुरी में भी हम लोग एक संग्रहालय बनाने जा रहे हैं। मेनपुरी में संग्रहालय का अपना महत्व होगा और उसमें भी हम लोग कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। हाँ, वहां भी है, बढ़िया भी है, बढ़िया भी इसके साथ जुड़ेगा। तो मैं धन्यवाद दूंगा कि आपने याद दिला दिया। मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना तो इसी के साथ जुड़ती है, इसी के साथ जुड़ती है। उसमें आपके प्रस्ताव, हर एक मान्य सदस्य के प्रस्ताव देंगे, जिसके माध्यम से हम लोग इसमें कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। महोदय, ये सब कार्य इसलिए संभव हो पा रहे हैं क्योंकि हमने प्रदेश की रेवेन्यू को बढ़ाया है। और रेवेन्यू किस हद तक बढ़ा है? कई ज्यादा बढ़ा है। मैं पहले बता चुका हूं कि क्या होता था प्रदेश में, ये जो पैसा, जो लीकेजेस थे, कहां जाता था? इसी से कोई होटल बना रहा है इंग्लैंड में, कोई ऑस्ट्रेलिया में टापू खरीद रहा है। यही पैसा है, राज्य का पैसा है, राज्य की जनता का पैसा है। लेकिन हमने बजट को दोगुना करने में और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को विस्तार देने में इस धनराशि का उपयोग किया है। और यह एक कर चोरी रोकने, लीकेजेस पर प्रभावी अंकुश लगाने और प्रदेश के अंदर वित्तीय प्रबंधन का एक बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत किया है। एफआरबीएम का जो एक्ट है, उस एक्ट के अंतर्गत जो सीमा थी, उत्तर प्रदेश की सीमा के अंतर्गत इन कार्यक्रमों को हम लोगों ने इसके साथ जोड़ा है। और प्रदेश लगातार इस दिशा में आगे बढ़ाने का काम किया है। आज भी प्रदेश के अंदर हम लोगों ने कैपिटल एक्सपेंडिचर की जो व्यवस्था की है, इसमें 1,37,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि है जो प्रदेश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, जो सर्वाधिक रोजगार उपलब्ध कराएगा, उसके लिए इतनी धनराशि की व्यवस्था इस बजट में की गई है। इसके अलावा महोदय, प्रदेश के अंदर अगर मैं बैंकों के व्यवसाय की बात करूं, 2012 से 17 के बीच 12,69,000 करोड़ रुपए बैंकों में जमा हुआ, यानी 12,80,000 मान सकता हूं मैं। लेकिन 17 से 22 के बीच में यह पैसा जमा हुआ है 22,06,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि बैंकों में उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश वासियों ने जमा की। और शेड्यूल रेशियो, जो प्रदेश के अंदर मिलने वाला ऋण रोजगार की संभावनाओं को विकसित करने का होता है, 17 तक केवल 46% था,
आज ये बढ़कर के 55% हो रहा है। इसका मतलब बैंकों का पैसा जो उत्तर प्रदेश वासी उत्तर प्रदेश में जमा करते हैं उसमें से 55% पैसा उत्तर प्रदेश के अंदर ही वितरित हो रहा है, उत्तर प्रदेश के विकास में खर्च हो रहा है। ये एक सही दिशा में चलने वाला है। हमारा प्रयास है इसको 60-65% तक पहुंचाएं। यह एक कार्य प्रदेश के अंदर हो रहा है। 12 से 17 के बीच में प्राथमिक सेक्टर में कुल 5,20,000 करोड़ रुपए का ऋण वितरित हुआ था और 17 से 22 के बीच में हम इसे 9,52,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने का काम किए हैं। यह प्रदेश के अंदर जो एक नया प्रयास प्रारंभ हुआ है और आज इसी का परिणाम है कि प्रदेश एक नई दिशा में आगे बढ़ा है। इससे पहले क्या होता था? पहले फुर्सत होना इस पे कोई कार्य करेगा और इन्होंने समाजवादी पार्टी की सरकार में 5 वर्ष में केवल 1234 करोड़ रुपए सफाई महोत्सव में खर्च किए। सफाई महोत्सव के नाम पे प्रदेश के लिए नहीं, उन्हें विकास से मतलब नहीं था और परिणाम यही था कि उस समय के समाचार पत्रों में भी इस प्रकार की बड़ी बड़ी हेडिंग आती थी। उस समय उनके द्वारा जो कहा जाता था, जिस प्रकार की स्थितियां थी उस समय भी ये है 17 जनवरी 2015 का विकास के हर मोर्चे पर विश्वास नीति। इंडस्ट्री की विकास दर पिछले साल से कम, सबसे बेहतर स्थिति में सर्विस सेक्टर लेकिन फिर भी कम। ये उत्तर प्रदेश की स्थिति हुआ करती थी। कृषि क्षेत्र को सबसे तगड़ा झटका 3.7 से घटेगी विकास दर। ये हमारी विकास दर को पूछ रहे थे। ये उत्तर प्रदेश की स्थिति है और उस समय के विशेषज्ञ कहते थे कि रोकने होगी कृषि क्षेत्र की बढ़ाई। आज किसान आत्महत्या कर रहा था, प्रोक्योरमेंट की कोई पॉलिसी नहीं थी। 15 का ही है सर्वनाश, लखनऊ देश में सबसे ज्यादा बेरोजगार, ये उत्तर प्रदेश के अंदर की है। बीआरजीएफ घोटाला 15 लुटता रहा सरकारी पैसा, किसी ने देखा नहीं। और खैर शिक्षा के बारे में समाजवादियों से बोलना तो बेकार ही है। खुदकशी पर सियासत यानी बदहाल किसान 2015 लोग चर्चा कर रहे हैं। यूपीएससी की परीक्षा और अन्य परीक्षाओं के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। 2014 में सूखा 490 करोड़ मिले पर पढ़े नहीं। ये है मई 2015 की। ये प्रदेश के अंदर यही होता था। लुट रहा सब कुछ, मिल रहा सिर्फ आश्वासन। ये है प्रदेश की 2015 की तस्वीर। प्रदेश में 35 और किसानों की मौत। ये समाचार हुआ करते थे 2017 के पहले। पूरा सूबा तो छोड़िए, वहां से 28 किलोमीटर दूर भी नहीं पहुंची मदद। और तत्कालीन सीएम ने स्वीकार किया था, महोदय इस किसानों के लिए कुछ नहीं कर पाए। ये उस समय समाजवादी पार्टी सरकार ने इस बात को स्वीकार भी कर दिया था कि हम कुछ नहीं कर पाए। लेकिन आज प्रदेश हर एक सेक्टर में आगे बढ़ा है। कानून व्यवस्था के सेक्टर में 17 के पहले क्या था? यूपी में बेबस मुख्यमंत्री, हर भर्ती बदनाम हुई। पुलिस भागती थी और अपराधी दौड़ाती थी। उत्तर प्रदेश की स्थिति कहां नहीं घटना हुई। 700 से अधिक दंगे हुए थे। कोई आना नहीं चाहता था उत्तर प्रदेश में। लगातार प्रदेश के अंदर उपद्रव और आज उत्तर प्रदेश जिस दिशा में आगे बढ़ा है
एनसीईआरटी के डाटा को यहाँ पे प्रस्तुत करूं तो अपराध में 80 डकैती के अपराध में 80.31% कम हुए हैं। लूट की घटनाओं में 71.51%, हत्या में 32.45%, बलवा में 51.65%, फिरौती में 43.18%, बलात्कार में 21.75% की कमी आई है। पुलिस भर्ती में महिलाओं का 20% स्थान दिए गए हैं। 3 महिला पीएससी बटालियन और इसमें वीरांगना उदा देवी के नाम पर, वीरांगना झलकारी बाई के नाम पर, वीरांगना अवंती बाई के नाम पर 3 महिला बटालियन की स्थापना प्रदेश के अंदर चल रही है। उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स एसएसएफ, एसडीआरएफ 3 पुरुष पीएससी बटालियन की नया गठन किया गया है। 54 कंपनियां पीएससी की पिछली सरकार ने समाप्त कर दिया था, उनका भी पुनर्गठन किया गया है। और प्रदेश के अंदर अब तक 1,60,000 से अधिक हम लोग पुलिस कार्मिकों की नियुक्ति की कार्रवाई सफलतापूर्वक संपन्न कर चुके हैं। प्रदेश के अंदर पुलिस बजट में भी वृद्धि की गई। 16-17 में की तुलना में अगर हम देखेंगे तो 21-22 में बढ़कर के 30,203 करोड़ हुआ। आवासीय और अवस्थापना सुविधाओं के लिए भी प्रदेश के अंदर हर एक पुलिस लाइन में, हर एक थाना में, हर एक चौकी में पुलिस के लिए अच्छे बैरक बनाए जा रहे हैं। और ये डबल इंजन सरकार का ही परसेप्शन है। आज प्रदेश गंगा मुक्त युवा है, निवेश के सबसे अच्छे गंतव्य के रूप में आगे बढ़ रहा है। पुलिस रिफॉर्म का परिणाम है 7 पुलिस मजिस्ट्रेट वर्तमान में प्रदेश के अंदर काम कर रही है। और प्रदेश के अंदर आज साइबर क्राइम को प्रभावी नियंत्रण करते हुए हर रेंज में साइबर थाने की स्थापना, एफएसएल लैब्स की स्थापना और लखनऊ में उत्तर प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज की स्थापना का कार्य भी युद्ध स्तर पर चल रहा है। प्रदेश के अंदर अन्य तमाम महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य भी इस दिशा में हुआ है। और जेल मैनुअल में व्यापक सुधार हुए हैं। प्रदेश के अंदर हम लोगों ने जबरन धर्म परिवर्तन करने का एक अधिनियम भी पारित किया है। इसमें इसको संज्ञेय अपराध की श्रेणी में ला करके इसमें प्रभावी कार्रवाई भी की जा रही है। और प्रदेश के अंदर कोतवाल धन सिंह गुर्जर के नाम पर स्टेट ऑफ आर्ट पुलिस ट्रेनिंग स्कूल की स्थापना मेरठ में की जा रही है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है। धनराशि की व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है। प्रदेश के अंदर अन्य प्रदेश को एक अच्छी दिशा में आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। लेकिन ये तब हो पाया है जब अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति के तहत सरकार कार्य कर रही है, एक सही न्याय से काम कर रही है। महोदय, समाजवादी पार्टी की सरकार में क्या होता है? अपराधी जो सत्ता के सरपरस्त थे ही देशद्रोही आतंकवादियों की मदद में भी वापस ले जाते। लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, बिजनौर, कानपुर, रामपुर, बाराबंकी के जो आतंकी हमले हुए थे, उन अपराधियों, उन आतंकियों के मुकदमों को जिनके विरुद्ध गंभीर धाराओं में विस्फोटक अधिनियम के अंतर्गत, हत्या, पासपोर्ट अधिनियम के अंतर्गत गंभीर धाराओं में मुकदमे लंबित थे, उनके मुकदमों को वापस करने का दुस्साहस भी समाजवादी पार्टी की सरकार ने। और महोदय, मुझे यानी उस समय न्यायालय ने किस प्रकार की टिप्पणी की, उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय ने कोई टिप्पणी करनी पड़ी थी कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा रिकॉर्ड मांगे जाने पर उसको न्यायालय में प्रस्तुत नहीं कर, न्यायालय को निर्णय लेना पड़ा। उस समय उन्होंने निर्णय भी लिया था, लेकिन न्यायालय ने यह भी टिप्पणी की थी कि अगर आप आतंकवादियों के मुकदमों को वापस ले रहे हैं तो नहीं तो हम पुरस्कार देने का काम भी करोगे, ये भी बोला था। यानी ये 2017 के पहले इसी उत्तर प्रदेश में होती थी। आप सुरक्षा की बात कर रहे हैं। मैं एक वक्तव्य देख रहा था कल, समाजवादी पार्टी के नेता ने एक वक्तव्य दिया था
और वक्तव्य दिया था कि सीएम ने या डिप्टी सीएम ने अपने मुकदमे वापस किए। महोदय, पिछले 6 वर्ष के अंदर मुख्यमंत्री ने या डिप्टी सीएम ने कोई मुकदमा अपना वापस नहीं किया। लेकिन ये सच है कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने पर लगे हुए मुकदमों को 2016 में अपने साइन से वापस लेने का काम किया। ये दूसरों को उपदेश देते हैं। ये मुकदमा वापस कैसे हुआ, हमें तो आश्चर्य होता है, क्योंकि चुनाव आयोग के द्वारा दायर किया गया मुकदमा था, ये वापस हो ही नहीं सकता, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की परमिशन के बगैर नहीं हो सकता। लेकिन इन्होंने ये मुकदमा वापस क्यों लिया था, ये दूसरों को उपदेश देते हैं और आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेते हैं, उत्तर प्रदेश की जनता की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते हैं। और इसमें मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहूंगा, आज उत्तर प्रदेश का जो परसेप्शन बदला है, ये सुरक्षा का बेहतर वातावरण, कानून व्यवस्था की बेहतर स्थिति, अपराधियों और भ्रष्टाचार के खिलाफ जो जीरो टॉलरेंस की नीति है, उसका परिणाम है, टीम वर्क का परिणाम है, उत्तर प्रदेश के एक नागरिक की दुआ आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा और मार्गदर्शन का परिणाम है। उत्तर प्रदेश आज एक सही दिशा में, सही ट्रैक पर आगे बढ़ चुका है। देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है और उत्तर प्रदेश को भारत के अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन बनने की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए यह बजट सदन में प्रस्तुत किया गया। और मैं पूरे सदन से ये अनुरोध करूंगा कि नेक नियत से जब कार्य होता है, टीम वर्क के साथ कोई कार्य होते हैं, परिणाम भी सामने आएंगे। उसी परिणाम को सामने देने के लिए हमारी सरकार पूरी प्रतिबद्धता, पूरी ईमानदारी के साथ कार्य कर रही है और सभी लोग खिलाड़ियों के लिए काम हुआ है। हर जिले में खेल का मैदान हो रहा है, हर जिले में खेल का मैदान, खिलाड़ियों में लगभग 600 खिलाड़ियों को हम बहुत शीघ्र नौकरी देने जा रहे हैं। ललित उपाध्याय को एक यादव लड़का है, उसको हमने नायब तहसीलदार की नियुक्ति का पत्र दे दिया। हमने जाति देख करके नहीं दिया, उसके स्किल को देख करके, उसके हुनर को देख करके, उसकी क्षमता को देख करके वो नियुक्ति पत्र दिया है। लगभग 600 के आसपास खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र बहुत शीघ्र देने जा रहे हैं। हर स्तर पर और पदक हर खिलाड़ी के लिए प्रोत्साहन दिया गया। हर जिले में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हमारी मेरठ में बन रही है। स्पोर्ट्स आइटम का सबसे बड़ा केंद्र मेरठ है, उसको हमने प्रोत्साहित करने का काम किया है। हर जिले में स्टेडियम, हर विकासखंड स्तर पर मिनी स्टेडियम बनाने की कार्रवाई, हर गांव में खेल का एक मैदान, ओपन जिम का निर्माण, ये उसी क्रम का खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने और सांसद खेल कूद प्रतियोगिता, ये उसी का परिणाम है जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के अनुकंपा से आगे बढ़ रहा है। और मैं आश्वस्त करता हूं, सरकार किसी भी पक्ष को वंचित नहीं रखेगी शासन की योजनाओं से। हर एक पक्ष को, मैं तो बार बार इस बात को कहता हूं, यह देश राम राज्य की अवधारणा को साकार कर रहा है। जब प्रधानमंत्री जी सबका साथ, सबके विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास की बात करते हैं, ये सबका साथ, सबके विकास का मंत्र ही राम राज्य की अवधारणा है और उत्तर प्रदेश इसका अक्षरशः पालन करेगा। इसी मंत्र को फॉलो करते हुए आगे बढ़ेगा और इसी को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहा है। हम मकान देते हैं सबको, किसी की जाति, मत और मजहब नहीं देते। शौचालय दिया सबको, किसी की जाति, मत और मजहब नहीं देखा। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को रसोई गैस का कनेक्शन दे रहे हैं। 1,74,00,000 लोगों को उपलब्ध कराया जा चुका है और आने वाले समय में दीपावली और होली पर फ्री में रसोई गैस के सिलेंडर भी उपलब्ध होंगे। 6,90,000 करोड़ से अधिक के बजट का प्रावधान
किसी के साथ नहीं, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं, लेकिन उच्छृंखलता या फिर सुरक्षा के साथ खिलवाड़ यह भी कतई स्वीकार्य नहीं हो सकता है। और जीरो टॉलरेंस इस नीति के तहत कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का जो कार्य हो रहा है वह उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान दिलाएगा। मैं इस माननीय सदन से, उच्च सदन से इस बात का अपील करूंगा कि इस बजट को सर्वसम्मति से पास करते हुए उत्तर प्रदेश की जन भावनाओं के अनुरूप हम उत्तर प्रदेश को बना सकें, इस विश्वास के साथ मैं सभापति जी आपको मुझे अवसर देने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूँ। जिसकी होली मुहर्रम होने जा रही है वो तदर्थ शिक्षक हैं, वो काम करते हुए वेतन नहीं पा रहे। हमारे माननीय सदस्यों ने जो बात रखी है कि सरकार इसके प्रति बहुत गंभीर है। हमने पहले से इसके लिए कमेटी गठित किया है। हमारा प्रयास होगा कि इस दिशा में बहुत शीघ्र कोई निर्णय विभागीय स्तर पर लेकर के आउटसोर्सिंग में जो लोग काम कर रहे हैं, आपने देखा होगा अभी हमारी सरकार ने संस्था पर काम करने वाले हर उस कार्मिक को उसको सप्तम वेतन की सुविधा उपलब्ध करवाई। और सरकार ने ये भी व्यवस्था की है कि आउटसोर्सिंग में जो लोग काम कर रहे हैं उनका शोषण न होने पाए। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में इसके लिए कमेटी की गठन किया गया है। कमेटी उस पर तत्काल जैसे अपनी रिपोर्ट देगी तत्काल इसलिए सरकार आगे कदम बढ़ाएगी। न्यूनतम मजदूरी के लिए जैसे नगर विकास ने किया है कि श्रम और सेवायोजन विभाग जो मानक तय करेगा, हम वहां पर वही मजदूरी नगरीय क्षेत्र में कार्य करने वाले उन लोगों को विभाग इस मामले में प्रदेश के अंदर इस कार्यक्रमों को देखता है। आपकी बात जायज है कि हर एक तबके को सम्मानजनक मानदेय मिलना चाहिए, उसके श्रम का सम्मान होना चाहिए। राज्य सरकार इसके प्रति पूरी तरह सतर्क है और पूरी संवेदनशील तरीके से उनको इस एक बात ऐसे ही रखना था कि जो विधायक और विधान परिषद में थोड़ा हम लोगों में अंतर पाया जाता है, प्रस्ताव दिया जाता है उनसे भाई 3 करोड़ का, विधान परिषद विधायक दोनों हैं, उच्च सदन के हों चाहे वह विधानसभा के हों, दोनों को समान रूप से ट्रीट करेंगे और दोनों को समान रूप से सम्मान करेंगे। हम आप लोगों के साथ